हेलो, कैसे हैं आप? अच्छा, मैंने नोटिस किया कि डाउन टू अर्थ की रिकॉर्डिंग बहुत लोग कंप्लीटली नहीं देख रहे हैं। तो अगर आप यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 के लिए तैयारी कर रहे हैं और आपने मान लीजिए कि सब्जेक्ट सारा कर लिया है, एक रिवीजन मोड में है, तो इसको पक्का करिए क्योंकि उतना तो हर कोई करेगा। 2-3 क्वेश्चन अगर यहाँ से आ गए तो आपको अपर मार्जिन मिलेगा और मैं बहुत कुछ चीज़ें वैल्यू ऐड भी कर रहा हूँ। खास करके इस वाले में बहुत सारे स्पेसिस इन न्यूज़ हैं। मैं आपको दिखाता हूँ नीचे, ये सारा भरा पड़ा है। और मैं इतना ही नहीं पढ़ाता, चीज़ें ऐड करता हूँ, एनडीसी बताता हूँ, रिवाइज करवाता हूँ। सारे स्पेसिस ये पढ़ाऊंगा जो न्यूज़ में है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है स्पेसिस इन न्यूज़ अगर आपको पढ़ना है तो। और कई सारी चीज़ें मैं ऐड करता हूँ यहाँ पे जो एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। चंबल का कोर्स पढ़ाया है, चंबल के डैम पढ़ाए हैं। तो ये आप करके जाइए अगर आपका एक रिवीजन हो चुका है या रिवीजन मोड में है। और अगर आप 27 की तैयारी कर रहे हैं तो पक्का आपको सारा जो है, जो भी मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, करना है। जनवरी से लेके 27 के अगर आप बैच में आना चाहते हैं तो मैं बता दूं कि प्रीलिम्स के जो डेट है हमारे 24 में, उसी का राउंड लॉन्च होगा। काफ़ी बढ़िया टीम है इस बार। और फीस वगैरह का आप जानते हैं हम कम रखते हैं, बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली मेंस और प्रीलिम्स की तैयारी करेंगे 27 की बैच में फिर से। और अच्छे टीचर हैं, साथ देते हैं, 24 घंटे एक्चुअली में साथ रहते हैं जब आप करोगे मैसेजेस। तो आपको उसके लिए थोड़ा सा प्रीलिम्स के डेट तक का वेट करना पड़ेगा। देन बात करें अगर हम लोग डाउन टू अर्थ की, तो जनवरी से लेकर मार्च तक का मैंने पीडीएफ भी आपको दे दिया और रिकॉर्डिंग भी दे दी। यूट्यूब चैनल पे पीडीएफ दिया मैंने, आई कॉरिडोर टेलीग्राम पे फ्री है कंप्लीटली। अब हम बैकवर्ड जा रहे हैं, कोशिश करेंगे जून जुलाई तक पहुंचने की, उतना काफ़ी है। और अब हम दिसंबर 2025 वाला कर रहे हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। फर्स्ट ऑफ ऑल, लास्ट ईयर एक क्वेश्चन पूछा था गवर्नमेंट स्कीम में, प्रधानमंत्री मुफ्त हर घर बिजली योजना करके, है ना। तो ये सारा मुद्दा जो है रूफ टॉप सोलर पार्क का है। प्रॉमिस एंड पैराडॉक्स देखेंगे कि हमने क्या प्रॉमिस किया, कितना अचीव किया, क्या इशू आ रहा है हमारा। तो ट्रांजिशन जो है टेक्नोलॉजी होने के बाद भी हमारी कंट्री में काफ़ी स्लो है। एनवायरमेंटल पोटेंशियल भी है, दैट मीन्स कि सनलाइट हमारी कंट्री में अच्छी खासी आती है, हम ट्रॉपिकल कंट्री हैं। तो कोर इशू ये है कि सोलर सिस्टम का जो पावर जनरेट हो रहा है ना, जो एग्जिस्टिंग आपका फॉसिल फ्यूल वाला जो पावर ग्रिड पूरा लगा हुआ है, जो ट्रांसमिशन लाइन बनी हुई है, जो स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके साथ ठीक से इंटीग्रेट नहीं हो पा रहा। पुरानी टेक्नोलॉजी के साथ नई टेक्नोलॉजी अच्छे से जो है मिक्स नहीं हो पा रही, ब्लेंड नहीं हो पा रही। और यहीं पे आपको नोटिस करना इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, पिछली वाले में भी लेक्चर में बताया था कि इंडिया का अब रिन्यूएबल एनर्जी का ओवरऑल कैपेसिटी जो है वो 2030 तक 500 गीगावाट का है। सोलर उसमें अकेले 280 गीगावाट कंट्रीब्यूट करेगा। आगे आइए, ये पिक्चर में बड़ा करूंगा, एनडीसी बताऊंगा, अभी मार्च की न्यूज़ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रॉमिस हमने किया था कि हम लोग जो है एनर्जी को डेमोक्रेटाइज करके जनरेट करेंगे, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड पावर जनरेशन। इस पे यूपीसी ने डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिस्ट्रीब्यूटेड पावर जनरेशन और स्टोरेज कैपेसिटी। अगर मैं अपने घर में सोलर सोलर पावर प्लांट लगा दूं, उससे एनर्जी जनरेट करूं, या विंड मिल लगा दूं, मेरी मर्जी है, तो डिस्ट्रीब्यूटेड है, राइट। मुझे उसके लिए जो कोई सेंट्रलाइज अथॉरिटी पर डिपेंड नहीं करना है कि ट्रांसमिशन से आएगा। अगर ये पूरी कॉलोनी का भी कर दिया जाए तो वो भी डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर ये जो है एक बैटरी ला के मैं घर में मूवी देख लूँ, वो भी डिस्ट्रीब्यूटेड है। और अगर ये पूरी कोई इंडस्ट्री अपनी जो है कंपनी जो है अपने प्लांट के लिए करे, जहाँ पे वो उत्पादन करती है, प्रोडक्शन करती है, तो वो भी डिस्ट्रीब्यूटेड है। एक सेंट्रलाइज अथॉरिटी पे आप डिपेंड ना करें तो ऑब्वियस है कि जब भी आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो एनर्जी को स्टोर भी करना पड़ेगा, लोकली जनरेट भी करना पड़ेगा। तो हमने बोला था कि पूरा डिसेंट्रलाइज कर देंगे एनर्जी का एक्सेस को, और मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी कहती है कि आज के जो कंज्यूमर है हम चाहते हैं कि वो प्रोज्यूमर बन जाए। प्रोज्यूमर मतलब प्रोड्यूस भी करे, कंज्यूम भी करे, घर पे जो है रूफ पे लगा रहे एक जो है सोलर पावर प्लांट या फोटोवोल्टेइक सेल, और वो उसे कंज्यूम भी करे और वहां से प्रोड्यूस करके एक्स्ट्रा हो जाए, तो एक्चुअली में ट्रांसमिशन लाइन में ब्लेंड हो जाए और चला जाए। इस चीज को हम लोग नेट मीटरिंग बोलते हैं। यूपीसी ने 2016 में नेट मीटरिंग का डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था, क्या होता है नेट मीटरिंग। अच्छा, एनीवे, अगर ये सपना हम पूरा कर लें प्रोज्यूमर का, प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर का, तो इंपैक्ट क्या होगा कि ट्रांसमिशन के लॉसेज जो है कम हो जाएंगे। बिजली बहुत दूर ले ही नहीं जानी है, छत से घर में आ रहा है। देन ग्रिड का रेजिलियंस हो जाएगा। गर्मी के दिनों में सब सारे लोग एसी चलाएंगे तो उसमें से 20% एसी जो है घर की एनर्जी से चलेंगे, तो ग्रिड का रेजिलियंस होगा, शॉक सह पाएगा। आप जानते हैं पिछले वाले में मैंने पीक शेडिंग शेविंग आपको पढ़ाया हुआ कॉन्सेप्ट, पिछला वाला लेक्चर देख लीजिएगा, पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है इसकी। से इससे एनवायरमेंटल बेनिफिट होगा कि नहीं होगा। रिसर्च ये कहता है कि अगर आप 1 किलोवाट का रूफ टॉप सोलर लगाओगे तो ऑलमोस्ट CO2 जो फॉसिल फ्यूल से जनरेट होता है, 1.2 CO2 टन जो है पर ईयर बचेगा 1 किलोवाट ओनली से। और कहीं ना कहीं ये इंडिया के नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन को सपोर्ट करेगा। इंडिया का क्लाइमेट का कमिटमेंट है पेरिस एग्रीमेंट 2015 के अंदर कि हम लोग जो है ये चीजें करेंगे। वॉलंटरी है, इंडिया ने सबमिट किया है नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, और इंडिया ने उसको अपडेट किया है। ये जो अपडेट किया है ये मार्च की न्यूज़ है, तो आपको जानना पड़ेगा ये 2026 की मार्च की न्यूज़ है। मैं इस इमेज को बड़ा करूंगा और मेरा काम होता है हमेशा कि आपको जो है एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन साथ में दूं जो आपके एग्जामिनेशन के लिए डायरेक्टली इंपॉर्टेंट हो सकती है। इमेज सीधी हो गई, आइए।
तो यूनियन कैबिनेट जो है मोदी जी के अंदर उन्होंने अप्रूव कर दिया है कि इंडिया का नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन अब कितना होगा। ड्यूरेशन क्या है, 2031 से 2035, और ये हम यूनाइटेड नेशन को भेजने वाले हैं। 31 से 35 में हम क्या करने वाले हैं कि इंडिया का कमिटमेंट है कि एमिशन इंटेंसिटी जीडीपी के हिसाब से अगर हम कंपेयर करें कि एक तरफ एमिशन की इंटेंसिटी नीचे जीडीपी, तो हम लोग क्या करेंगे 47% बाय 2035 कर देंगे। एमिशन इंटेंसिटी कितना लेके जाएंगे, इंडिया कमिट्स टू रिड्यूस एमिशन इंटेंसिटी, जितना आज एमिशन इंटेंसिटी है जीडीपी के हिसाब से उसमें हम 47% कम कर देंगे 2035 तक। अगर हम कंपेयर करें कि बेस लाइन क्या लेंगे इस एमिशन इंटेंसिटी के जीडीपी के हिसाब से, तो 2005 के हिसाब से हम 47% कम कर देंगे 2035 तक। फर्स्ट हो गया। दूसरा, इंडिया है जो ओवरऑल 60% कम्युलेटिव इलेक्ट्रिक पावर जो है इंस्टॉल्ड कैपेसिटी फ्रॉम नॉन फॉसिल अल्टरनेटिव एनर्जी, नॉन फॉसिल फ्यूल से करेगी, एनर्जी सोर्सेज से करेगी। बाय 2035 इंडिया में इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, प्रोडक्शन नहीं इंस्टॉल्ड, इतना कैपेसिटी 60% हमारा इसका होगा, नॉन फॉसिल फ्यूल का होगा। एंड देन हम पेड़ लगाएंगे। इंडिया जो है कार्बन सिंक क्रिएट करेगी। कार्बन सिंक कोई ऐसा सिंक नहीं होता, पेड़ जो है CO2 को ऑब्जॉर्ब कर लेता, तो वो भी एक सिंक है। बाकी आगे हम देखेंगे, जमीन के अंदर गड्ढा खोद के भी सिंक बनता है, सिक्वेस्ट्रेशन बोलते हैं उसको। तो 3.5 से लेके 4 बिलियन, ये एक नंबर होता है क्योंकि पूरा काउंटिंग पॉसिबल नहीं कि हम कितना कर पाएंगे। तो एस्टिमेशन 3.5 से 4 बिलियन टन ऑफ CO2 का इक्विवेलेंट जो हम फॉरेस्ट एंड ट्री कवर से करेंगे 2005 के लेवल से कंपेयर करके 2035 तक। एंड ओवरऑल हमारे विकसित भारत एट 2047 का एक मुद्दा ये भी है कि ओवरऑल इंडिया जितना CO2 प्रोड्यूस करेगी उतना जो है CO2 वो उसके बदले में मतलब सिक्वेस्टर भी कर देगी ट्री वगैरह से। मतलब ओवरऑल इंडिया के अर्थ से 2070 तक कोई भी CO2 का नेट एमिशन नहीं होगा, नेट जीरो हो जाएगा। हर किसी का नेट जीरो अलग अलग चल रहा है, इंडिया का 2070 तक है। यूपीएससी पूछता है इस तरह के क्वेश्चन। आइए, तो ये एनडीसी आप समझ गए। आइए नाउ इकोनॉमिक बेनिफिट क्या होगा कि ऑब्वियसली इलेक्ट्रिसिटी बिल कम हो जाएगा जब घर में पावर जनरेट होगी। लोग कहते हैं कि 30 to 40% हो जाएगा लॉन्ग टर्म सेविंग, ये याद नहीं रखना है। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ये भी कहती है एमएनआरई की जॉब भी क्रिएट होगा। इनका कैलकुलेशन है कि अगर आप 1 मेगावाट का रूफटॉप सोलर लगाओगे तो ओवरऑल लगभग 24 जॉब जो है जनरेट होगी। अब आप बोलेंगे रूफटॉप से जॉब कैसे जनरेट होगी, फोटोवोल्टिक बनाता कौन है, कारीगर बनाते हैं, मेंटेनेंस कौन करता है, कारीगर करते हैं, बैटरी का सिस्टम कौन बनाएगा, कारीगर बनाएंगे, तो जॉब जनरेट होगी ना। तो हायर है ये। अगर हम कोल एंड हाइड्रो से कंपेयर करें तो आपको लगता है यहाँ ज्यादा जॉब होगी, नहीं, ये एआई नहीं है कि जॉब खा जाएगा। क्या आपकी एआई जॉब खा जाएगा? कोल एंड हाइड्रो के हिसाब से 24 डायरेक्ट जॉब जो है ये ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे टेक्नीशियन, इलेक्ट्रीशियन, मेंटेनेंस सर्विस से सारे हैं। यहाँ पे तो खाली इलेक्ट्रीशियन आते थे, ट्रांसमिशन लाइन के बाद तो सब कुछ जो इलेक्ट्रीशियन देखते हैं। यहाँ पे घर में भी आएगा मैकेनिक। टारगेट गैप हमने जो है 2022 में ये टारगेट रखा था कि 40 गीगावाट हम लोग कर लेंगे आपके सोलर से। ये चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर का था और अचीव किया हमने कितना, ओनली 11 गीगावाट, जो कि कहीं ना कहीं अंडर परफॉर्मेंस है। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर का ऐसा मानना है। कॉज क्या है, पॉलिसी बार बार चेंज होती रहती है, इंप्लीमेंटेशन ठीक से होता नहीं, कंज्यूमर भी अवेयर नहीं है, कितनी सब्सिडी मिलती है उसको भी नहीं पता है। मेरे घर में भी आज तक सोलर नहीं लगा है। फाइनेंशियल बैरियर क्या है, जबकि पापा बोलते रहते हैं, बट उन सब्सिडी वगैरह के लिए प्रोसेस है पूरा। फाइनेंशियल बैरियर और थोड़ा तो खर्च होता ही है। ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर पावर प्रोग्राम जो फेज 2 में इंडिया में लॉन्च हुआ, सब्सिडी है, बट फिर भी थोड़ा बहुत अपफ्रंट कॉस्ट जो है लाख में चला जाता है, तो मिडिल क्लास जो है एक्सक्लूड हो जाता है कई बार। हालांकि कुछ लोग कर रहे हैं यार, ऐसा नहीं है, कई लोग कर रहे हैं। क्रेडिट इशू, अगर इसके लिए हम मान लीजिए कि रूफटॉप सोलर के लिए लेने जाए ना बैंक से लोन, तो लोन मानता है बैंक की ये जो है पता नहीं करेगा कि नहीं करेगा, चुकाएगा कि नहीं चुकाएगा, तो उसकी जो इंटरेस्ट रेट जो है वो बढ़ा देते हैं। डिस्कॉम जो है, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जो है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, उनको लगता है कि अगर सोलर वगैरह आ जाएगा तो उनका रेवेन्यू लॉस हो जाएगा, और अगर सोलर वाला होगा तो महंगी होती बिजली, तो वो खुद भी जो है उससे पार नहीं लेना चाहते, तो जाते ही नहीं, फॉसिल फ्यूल वाले से कंपनी से बात करते हैं। एंड देन एक नेट मीटरिंग का कॉन्सेप्ट था जो कि पूछा था यूपीएससी में इन्होंने 2016 में कि नेट मीटरिंग क्या होती है। तो नेट मीटरिंग जो है हर जगह लगी नहीं है, स्मार्ट मीटर अलग है। स्मार्ट मीटर में डिजिटल बिल आ जाता है और आप घर बैठे पे कर लेते हो, वो एक अलग चीज है यार स्मार्ट मीटरिंग। नेट मीटरिंग अलग चीज है। नेट मीटरिंग में क्या होता है कि आपके घर पे छत पे अगर मान लो कि सोलर पावर प्लांट लगा और वो 3 किलोवाट का आपने लगाया और आपके घर का कंजम्पशन ओनली 1 किलोवाट है, तो जो एक्स्ट्रा 2 किलोवाट हो रहा है वो ग्रिड में चला जाएगा और दूसरे लोग उसको कंज्यूम करेंगे और आपका बिल जो है बैलेंस करके आएगा, नेट करके आएगा। प्रज्यूमर बन गए आप। इस चीज को बिलिंग मैकेनिज्म को सोलर यूजर के लिए जो है हम नेट मीटरिंग बोलते हैं। ये ब्यूरोक्रेटिक हडल में फंसा हुआ है कि नहीं हमें तो घर जाके ही रीडिंग लेनी है, वही करेंगे पुराना जो काम करते हैं। यूपीएससी ने पूछा 2016 में ये क्वेश्चन कि नेट मीटरिंग न्यूज में है, बताइए किस चीज से रिलेटेड है। प्रोडक्शन एंड यूज ऑफ सोलर एनर्जी बाय हाउस होल्ड कंज्यूमर, पहला ऑप्शन। प्रज्यूमर बनना है, प्रोडक्शन भी करना है, यूज भी करना है। टेक इशू क्या है,
आज जो हमारी कंट्री की हर किसी चीज़ की प्रॉब्लम है वही है, पैनल का क्वालिटी अच्छा नहीं है। आपको पता होगा इस सोलर वाले से जो एनर्जी जनरेट होती है वो डीसी में होती है, डायरेक्ट करंट में, और घर हमारे चलते एसी से, अल्टरनेटिंग करंट से। बैटरी वाला सिस्टम हो गया डायरेक्ट करंट, जो बिजली आती है वो हो गया अल्टरनेटिंग करंट। डीसी से एसी कन्वर्टर महंगा है। इन्वर्टर जो घर में आप यूज करते हो वो भी तो वही है, इन्वर्टर के नीचे एक बैटरी होती है ना, वो डीसी में स्टोरेज करता है। लेकिन घर कैसे चलता है फिर डीसी से? क्योंकि आपका इन्वर्टर उसको चेंज करता है एसी में। तो डीसी से एसी कन्वर्टर का प्रॉब्लम है। इन्वर्टर डीसी से ही चलाता है, इन्वर्टर जो है उसको चेंज कर देता है। लैक ऑफ मेंटेनेंस, रिलायबिलिटी नहीं है बहुत लोगों के, इस पर ट्रस्ट का इशू है। हर चीज़ में, नई चीज़ में होता है, बट धीरे धीरे सब हो जाएगा, आप चिंता मत करिए। एनर्जी खत्म होने वाली फॉसिल फ्यूल की इंटीग्रेशन का चैलेंज है। चैलेंज ये है कि कई बार रात में जब एसी चलता है 6 to 11 PM तो दिक्कत होती है, गर्मी लगती है, पंखा चलता है तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, ऑलमोस्ट 30% डेली कंजम्पशन का। उस टाइम पे कम से कम अगर आपके पास बहुत अच्छी बैटरी नहीं है तो आप डायरेक्टली सोलर जो है आपको बहुत बड़ी बैटरी लेनी पड़ेगी, क्योंकि लाइट रात में तो आती नहीं। रात में लोग जाग रहे हैं, यूपीसी एस्पिरेंट रात में पढ़ रहे हैं, सोलर उस टाइम पे काम नहीं करेगा तो मिसमैच है। रात में एनर्जी की जरूरत ज़्यादा है, दिन में तो इंसान ऑफिस चला जाता है घर छोड़ के, उसी टाइम एनर्जी मिलती है। हालांकि बैटरी स्टोरेज से ये सब किया जा सकता है। अब आइए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ, प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। इंडिया में सीड का, इससे भी यूपीसी ने क्वेश्चन पूछा है। इससे रिलेटेड एक इन्फोग्राफिक मैंने टेलीग्राम पे डाली है, तो आपको क्या करना है, ये पढ़ लेने के बाद लेक्चर टेलीग्राम पे जाइएगा, हमारे आईएस कॉरिडोर पे सर्च का बॉक्स है, वहां पे डालिएगा सीड। कुछ रिजल्ट आएंगे, अप करते करते आपको एक जो है पोस्टर टाइप का मिल जाएगा, उसमें सारा मैंने सीड से रिलेटेड सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है। एक लेक्चर भी मैंने शायद वीडियो में डाला है, आई एम नॉट वेरी श्योर, शायद डाला है। सीड सेक्टर में पॉलिसी चेंज होने की बात है, बट एक बिल आया है, बिल पास नहीं हुआ है, सीड एक्ट 2025 में बिल आया, उसके बाद कुछ नहीं हुआ। लेकिन हमें ओवरऑल इसका गवर्नेंस समझना है कि क्या रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है। अब आप ये समझिए कि आप मान लीजिए कि एक किसान है, आप खेत में जो है खेती करते हैं, तो आप एक बार राइस लगाएंगे, उससे सीड जनरेट होगी, राइस का हर दाना सीड ही है। अगली बार जो है उसी से आप खेत में लगा लेंगे, तो आपको क्या लगता है बहुत अच्छी उपज होगी? नहीं, क्वालिटी खराब हो जाएगी उपज की, जनरेशन टू जनरेशन डिक्लाइन होता जाएगा ना क्वालिटी। तो कई बार आप देखते होंगे खेत में लोग खेती करने के पहले ना, किसान लोग भी बोरी में लाद के चावल और गेहूं के सीड लेकर आते हैं, एक्चुअली में खरीद कर आते हैं। बट आप ये समझिए कि कई किसान ऐसे हैं जो सीड नहीं खरीद पाएंगे। तो हमें ऐसे लोगों को भी प्रोटेक्ट करना है जो सीड नहीं खरीद पाएंगे, जो उसी क्रॉप से जनरेट करके फिर से सीड बनाते हैं। एट द सेम टाइम अगर सीड वो खरीद के ला रहा है तो किसी ने डेवलपमेंट की होगी, अगर डेवलपमेंट की होगी तो रिसर्च किया होगा, रिसर्च किया होगा तो पैसा लगा होगा यार, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में लगता है। अगर उसने इन्वेंशन किया तो उसके हिसाब से उसको पेटेंट का राइट मिलना चाहिए कि उसको बेच सके, पैसा कमा सके, नहीं तो क्यों करेगा कोई रिसर्च। जब ये सारे मुद्दों को समझ गया, तो अब यहां आपको ये समझना है कि इंडिया में सीड की चीजें जो है बैलेंस की जाएंगी ऐसे कि किसान अपने चाहे तो खेत का भी यूज कर ले और रिसर्चर भी जो है वो भी नुकसान में ना रहे। तो भारत में क्या क्या है, नेशनल सीड पॉलिसी जो है 2002 में आई थी, और इसका एम ये था कि हमारे में खेतों में जो सीड रिप्लेसमेंट रेट है वो बढ़ानी चाहिए। किसान वही वाला सीड बार बार यूज करेंगे तो उपज कम हो जाएगी, तो सीड जो है टाइम टू टाइम रिप्लेस होने चाहिए, बढ़ानी चाहिए ये रेट। सीड जो है क्वालिटी का प्रोडक्शन हो, बढ़ाना चाहिए, और इसमें और कोई नहीं, प्राइवेट सेक्टर का रोल जो है बढ़ाना चाहिए। अब इसके पीछे लीगल बेस क्या है, ये तो पॉलिसी है, सीड एक्ट है हमारी कंट्री में 1966 से। तो पूछेंगे आप पॉलिसी है क्या सीड से रिलेटेड? हाँ। एक्ट है क्या? हाँ। ऑर्डर है उसी के अंदर, सीड कंट्रोल ऑर्डर 1983 का, और फिर एक न्यू पॉलिसी ऑन सीड डेवलपमेंट करके आया था 1988 में। तो प्राइवेट सेक्टर का रोल क्या है कि आज हमारी कंट्री में जो हाइब्रिड वेजिटेबल सीड वगैरह बन रही हैं तो उसके मेजर सप्लायर तो प्राइवेट सेक्टर है। दे सप्लाई क्वालिटी वेजिटेबल सीड्स। आपको वेजिटेबल लगाना है ना, मान लीजिए कि आपको बैंगन लगाना है, करेला लगाना है, तो देखिएगा इसके लिए सीड मिलता है, मेरे फादर भी लेकर आते थे, बट वो कम वॉल्यूम है। लेकिन चावल गेहूं के सीड थोड़े कम बिकेंगे। इनफॉर्मल सीड सेक्टर जो है हमारी कंट्री में 60% सीड का सप्लाई करता है। जनरली फार्मर ही दूसरे फार्मर को दे देता है कि देखो मेरी खेत अच्छा लगा था, मेरा उपज अच्छा हुआ था, मेरा खेत, सॉरी नॉट मेरी खेत, तो मेरा वाला यूज कर लो। सीड रिप्लेसमेंट रेट क्या होता है? परसेंटेज ऑफ एरिया सॉन विद सर्टिफाइड सीड वर्सेस फार्म सीड। जो अपने खेत से खेत में लगा लिया तो रिप्लेस नहीं किया आपने, उसको तुलना करिए कि कितना सॉन एरिया में अपने सर्टिफाइड सीड लेकर आए थे। आगे आप देखेंगे कि सर्टिफिकेशन जो ऐसा नहीं कि कोई मैंडेटरी है, वॉलंटरी सर्टिफिकेशन है, एक्चुअली में करा सकते हैं, लेकिन आपको अथॉरिटी के पास जाना पड़ेगा। तो हायर अगर सीड रिप्लेसमेंट रेशियो होगा तो प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। अब यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट समझने हैं 1, 2 एंड 3, ध्यान से सुनिएगा, ये मैंने पहले भी पढ़ाया हुआ बताया सीड वाले इन्फोग्राफिक में। ब्रीडर सीड, ब्रीडर कौन होता है? ब्रीडर वो रिसर्चर है जो दो वैरायटी को आपस में ब्रीड करा के कुछ नया डेवलप करता है, वो रिसर्चर है, साइंटिस्ट है। तो ब्रीडर सीड
ब्रीडर प्रोड्यूस करेगा, रिसर्च करेगा, और वहीं से जो है जेनेटिक प्योरिटी जो है फर्स्ट लेवल का सीड वही है, उसका टैग होता है गोल्डन येलो, उसकी टैगिंग करते हैं उसके पैकेट की। फाउंडेशन सीड फिर क्या होता है, इसी ब्रीडर सीड से निकलता है, उसी का प्रोजेनी है, और ये जो है सर्टिफाइड एजेंसी जो है इसको सर्टिफाई अप्रूव कर सकती है, इसका जो है टैग है वाइट है। एंड देन सर्टिफाइड सीड क्या, ये ब्रीडर से फाउंडेशन बना, फाउंडेशन से जो है बनता है सर्टिफाइड सीड, जो आप चाहें तो इसको कमर्शियल कल्टीवेशन में रिलीज कर सकते हैं। तो प्रोजेनी ऑफ फाउंडेशन सीड ओनली, ये कमर्शियल कल्टीवेशन होता है, इसका टैग जो होता है ब्लू होता है। तो टैग है अलग अलग, गोल्डन येलो फर्स्ट लेवल का ब्रीडर सीड, फाउंडेशन सीड उससे निकला व्हाइट कलर का, व्हाइट कलर सीड का नहीं होता, टैगिंग है उसकी, एंड देन सर्टिफाइड सीड जो है उसका ब्लू पैकेट होता है, टैगिंग। अब आइए आप यहाँ पे सर्टिफिकेशन, मैंने बोला कि थर्ड लेवल पे जो कमर्शियल कल्टीवेशन के लिए जा रहा है, इंटरेस्टिंगली इंडिया का सीड एक्ट ये कहता है 1966 का सर्टिफिकेशन कराना मैंडेटरी नहीं है, वॉलंटरी है। हाँ, ये अलग बात है कि उन्होंने जो है कुछ नोटिफाइड सीड की एक नोटिफिकेशन निकाली है, लिस्ट निकाली है, वहां पे आपको जर्मिनेशन एंड प्योरिटी जो है लेवलिंग नॉर्म के हिसाब से मेंटेन करनी पड़ेगी, लेवलिंग करना पड़ेगा, मस्ट मीट जर्मिनेशन एंड प्योरिटी लेवलिंग, है ना। बाकी आप वॉलंटरी है, आप सीड एक्ट के थ्रू सर्टिफिकेशन कराएं कि नहीं कराएं, करा सकते हैं, इंस्टीट्यूशन के पास जाना पड़ेगा। ये आपको जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि आगे आप एक और तरीके का इसी तरह का मैकेनिज्म देखेंगे लेबलिंग करके, ट्रूथ लेबलिंग, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ट्रूथ लेबलिंग एंड सर्टिफिकेशन सेम है, सर्टिफिकेशन वॉलंटरी है, ट्रूथ लेबलिंग देखेंगे क्या है। तो सर्टिफिकेशन वॉलंटरी है, इंस्टीट्यूशन करती है। क्या है, सेंट्रल सीड कमेटी हमारे कंट्री में, सेंट्रल सीड सर्टिफिकेशन बोर्ड है एडवाइजरी, स्टेट में भी सीड सर्टिफिकेशन एजेंसीज हैं, सर्टिफिकेशन वही करती हैं, सेंट्रल एंड स्टेट सीड टेस्टिंग लैब है, वो टेस्टिंग करती हैं। अब देखिए मजेदार बात यह है कि अब आप बोलेंगे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं, उसके अंदर एक पेटेंट होता है इन्वेंशन के लिए, तो किसी ब्रीडर ने अगर नया सीड बनाया तो वो भी तो इन्वेंशन है, लेकिन अगर ब्रीडर उस पर बहुत पैसे लेने लगे और ऐसा उसमें डेवलपमेंट कर दे कि किसान एक बार लगाए तो उसे सीड बने ही ना, ऐसा जेनेटिक चेंज कर दे, तो किसान तो बेचारा यार फार्म प्रोड्यूस सीड का यूज कर ही नहीं पाएगा, उसको तो खरीदना ही पड़ेगा। तो हमने क्या किया है, एक तरीका निकाला है, इंडियन पेटेंट एक्ट, इन्वेंशन है तो पेटेंट में आएगा, इंडियन पेटेंट एक्ट का सेक्शन 3 ये कहता है कि पेटेंट के अंदर किसी प्लांट का पेटेंट नहीं किया जा सकता। हाँ, प्लांट का पेटेंट नहीं किया जा सकता, बट फिर भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बचेगी, आप चिंता मत करिए। यही यूपीएससी ने पूछा था, इंडिया में प्लांट का पेटेंट नहीं किया जा सकता, प्लांट का पेटेंट नहीं किया जा सकता, एनिमल का भी नहीं किया जा सकता, आपको पता है, चाहे उसके पार्ट का चाहे कंप्लीट का। सीड अलग से लिखा हुआ, सीड का पेटेंट आप नहीं कर सकते, वेराइटीज पेटेंट नहीं कर सकते, इनके स्पेसिस का पेटेंट नहीं कर सकते, बायोलॉजिकल प्रोसेसेस को पेटेंट नहीं कर सकते। तो फिर आप बोलेंगे फिर इतनी दवाई कंपनियां वगैरह कैसे पेटेंट कर रही हैं, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का पेटेंटिंग अलाउड है, और कोई प्लांट जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है, एल्गी है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कुछ ऐसा छोटा वाला साइनो बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, आप कर सकते हो उसका वेराइटी, कर सकते। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म छोड़ के प्लांट हो चाहे एनिमल हो, चाहे उसकी जो है टाइप हो, वैरायटी हो, चाहे सीड हो, आप इनका पेटेंट नहीं कर सकते। बट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फिर भी अलग चीज है, चिंता मत करिए। सो नो पेटेंटिंग ऑफ प्लांट्स इन इंडिया, यूपीएससी क्वेश्चन। अब सुनिए, तब प्लांट वेराइटी का प्रोटेक्शन कोई डेवलप करे ब्रीडर, तो उसको कुछ तो राइट मिलने चाहिए। इसके लिए हमारे कंट्री में प्लांट ब्रीडर्स राइट करके एक पूरा सिस्टम है, लीगल राइट है ब्रीडर को, और इसके पीछे एक अलग से एक्ट है, ना कि पेटेंट एक्ट, और वो है वेरी फेमस PPVFR एक्ट 2001। क्वेश्चन आया हुआ इससे, प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर्स राइट्स। प्लांट वेराइटी हाँ प्रोटेक्शन, एंड फार्मर राइट हाँ, ये एक अलग तरह का सिस्टम है जो खुद से जनरेट हुआ, इसको बोलते हैं सुई जेनरी सिस्टम। हमने अपने कंट्री में एक अलग सिस्टम चला रखा है, जैसे कंपलसरी लाइसेंसिंग हम करते हैं ना मेडिसिन की, कि बाहर का कितना भी बड़ा रिसर्चर हो, अगर वो मान लीजिए कि कोई मेडिसिन बनाता है तो 20 साल इंडिया में पेटेंट राइट रहेंगे, उसके बाद हमारे जेनरिक मेडिसिन बनाने वाले उसका कॉपी करके बना सकते हैं, आप कुछ नहीं कर सकते, सुप्रीम कोर्ट का भी डिसीजन है। तो हमने गेम खेला है, सुई जनरी सिस्टम यहाँ पे लगाया है, यूनिक लीगल सिस्टम है ये, मतलब अपना हमने खुद जनरेट किया, इसलिए सुई जनरी, जो खुद से जनरेट होता है सुई जनरी है। यहाँ पे ब्रीडर को भी प्रोटेक्ट करते हैं, फार्मर को भी। अब ब्रीडर को क्यों प्रोटेक्ट करते हैं, क्योंकि आपको पता है WTO के अंदर है हम लोग, और WTO का ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स करके अग्रीमेंट है, तो हमको इसको भी फॉलो करना पड़ेगा, नहीं तो ब्रीडर को मारे डालते। एंड देन फार्मर को क्यों, क्योंकि सोशलिज्म है हमारी कंट्री में। तो फार्मर का राइट क्या है, क्या ये ब्रीडर की सीड को जाके जो है लूट लेगा, नहीं, ब्रीडर से सीड ला रहे हैं तो आपको खरीदना पड़ेगा, बट उसके बाद एक बार खेत में लगा लिया ना, तो उस सीड को आप सेव कर सकते हैं, अगले साल यूज कर सकते हैं, फिर से सॉ कर सकते हैं, रीसॉ कर सकते हैं, किसी के साथ एक्सचेंज कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं सीड को, आपको सब अलाउड है। अब इन सारों से मुद्दा जनरेट होता होगा केस, तो पहले हमारी कंट्री में एक अलग से था पूरा ट्रिब्यूनल था, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपीलेट बोर्ड, वो देखता था। बट ये इस्टेब्लिश 2003 में जो ट्रिब्यूनल हुआ था, तो क्या हुआ ना, मोदी गवर्नमेंट ने एक ट्रिब्यूनल रिफॉर्म किया, ऑर्डिनेंस और फिर एक्ट लाया,
2021 में इन्होंने जब बहुत ट्रिब्यूनल खत्म किए ना, तो उसमें से जो है ना इनकम टैक्स, सॉरी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपीलेट ट्रिब्यूनल भी खत्म किया। तो अब ऐसा क्या है, कोई नहीं देखेगा इसको, देखेगा ना हाई कोर्ट देखेगा। ट्रेडमार्क एक्ट 1999, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1999 के थ्रू जो है ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपीलेट ट्रिब्यूनल बना था। अब नहीं है, ये एग्जिस्ट नहीं करता। आइए, करंट रेगुलेटरी चैलेंजेस क्या है। सीड एक्ट 1966 को आप पढ़ेंगे तो उसका स्कोप लिमिटेड है। आपने पहले ही देखा कि नोटिफाइड वेराइटीज को हम रेगुलेट करते हैं, बाकी में तो सेल्फ सर्टिफिकेशन है। नोटिफाइड वेराइटीज को हम रेगुलेट करते हैं, ट्रूथफुली लेबल्ड सीड्स, सेल्फ डिक्लेयर्ड क्वालिटी आउटसाइड स्ट्रिक्ट चेक। देखो, अगर मान लीजिए कि आप अपनी सीड को सेल कर रहे हैं, ब्रीडर हैं, तो आपको ट्रूथफुली लेबल्ड सीड्स, मैं आपको समझाता हूं। पहले मैंने बोला कि सीड जब आप जनरेट करें तो उसका सर्टिफिकेशन वॉलंटरी है। ये एक चीज अलग होती है कि आपको बिल्कुल प्रॉपर गवर्नमेंट का सर्टिफिकेशन चाहिए, वॉलंटरी आप कराएं कि नहीं कराएं, बट उससे क्या क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है। दूसरा तरीका ये है कि अगर आप सर्टिफिकेशन नहीं करा रहे तो ये फिर मैंडेटरी है कि अगर आप बेचने जाएंगे तो ट्रूथ लेबलिंग करेंगे। दो तरीके हैं, या तो आप सर्टिफिकेशन कराइए, बट सर्टिफिकेशन वॉलंटरी है, कराएं चाहे नहीं कराएं, इसके लिए गवर्नमेंट एजेंसी के चक्कर काटने पड़ेंगे, पैसा देना पड़ेगा। दूसरा तरीका यह है कि आप मत कराइए अगर सर्टिफिकेशन, चूंकि तो वॉलंटरी था ना, तो फिर आपको ट्रूथ लेबलिंग करनी पड़ेगी कि आप सत्य बोल रहे हैं। एंड ट्रूथ लेबलिंग ऑब्वियसली मैंडेटरी हो जाएगी, क्योंकि आपने सर्टिफिकेशन तो कराया नहीं, तो यही ऑप्शन है, तो घर बैठे कर लीजिए ट्रूथ लेबलिंग, सेल्फ डिक्लेयर्ड क्वालिटी आउटसाइड। यहां पे कोई चेक वेक नहीं होता, जो मन सो लिख लेते हैं, है ना। तो आप या तो सेल्फ सर्टिफिकेशन करें, ये वॉलंटरी है, और नहीं करेंगे तो आपको ट्रूथ लेबलिंग करनी पड़ेगी, ये मैंडेटरी है, बट इसमें कोई चेक नहीं होता। सो ऑल्सो आवर करंट रेगुलेटरी सिस्टम डज नॉट कवर द जीएम सीड्स बायोटेक इनोवेशन। इसको जो है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट देख रहा है। वीक पेनाल्टी है 500 रुपये का, तो कोई डरता नहीं है इसके यूज करने से। फार्मर का भी कोई कंपनसेशन का मैकेनिज्म नहीं, अगर क्रॉप लॉस हो गया सीड खराब होने के कारण। तो इसी के लिए हम ड्राफ्ट सीड बिल 2025 लेकर आए हैं। बट यूपीएससी ना ड्राफ्ट बिल से क्वेश्चन नहीं पूछता जब तक उसमें कोई कॉन्सेप्ट डिस्कस ना हो। तो इसलिए मैंने जब सारा कॉन्सेप्ट आपको बता दिया, तो आपको जो है सब कुछ मेंशन है। कॉन्सेप्ट क्या है इसमें, सीड एक्ट 1966 में था, सीड ऑर्डर जो है कंट्रोल ऑर्डर 1983 का था, है ना। अब इसमें क्या क्या चेंज किए हैं ये यूपी से क्वेश्चन नहीं पूछता, तो आप इसको इग्नोर कर दीजिए, टाइम बचाइए। ड्राफ्ट है, एक्ट नहीं बना, बन जाता तो मैं बता देता। आइए, एक यूनाइटेड किंगडम में एक पीयर रिव्यूड जर्नल है, मतलब रिसर्च पेपर ये पब्लिश करते हैं, मेडिकल जर्नल है, 1823 का बना हुआ, लैंसेट। काफी इसकी इज्जत है, बहुत ज्यादा डॉक्टर लोग पढ़ते हैं इसको। तो लैंसेट ने एक 3 पार्ट सीरीज बनाई, परेशान होकर, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड के बारे में। यूपीएफ बोलते हैं उसको, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स। इनका ग्लोबल राइज हो रहा है, इससे बहुत खराब चीजें हो रही हैं। इनका कहना है कि यूपीएफ जो है, कॉर्पोरेशन जो है वो इन्फ्लुएंस डाल रहे हैं कराने के लिए, मतलब इस तरह की प्रोडक्ट बना रहे हैं, चिप्स वगैरह सारे, कोई हेल्थ बेनिफिट नहीं है। रिसर्च पॉलिसी एंड पब्लिक हेल्थ नैरेटिव जो है वो स्टेक होल्डर की तरह है, तो कहीं ना कहीं रिसर्च करना चाहिए, पॉलिसी चेंज करनी चाहिए, पब्लिक हेल्थ नैरेटिव नए क्रिएट करने चाहिए, यही लोग तो स्टेक होल्डर है। अब आपको खाली ये समझना है कि अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स जो है उनका मतलब क्या होता है, कुछ नहीं है। इंडस्ट्री में प्रिपेयर करते हो, फूड फार्मर है ना, बहुत सारे वीडियो बनाते हैं, हालांकि वो मुंह नाक बनाते तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता, ही डिस दिस, इतना मुंह नाक बनाने की क्या जरूरत है, बट लोग पसंद करते हैं, चलो ठीक है। फिर ऐसे पोस्ट म्यूजिक लगा के पूरा, खैर अपना भी उसकी कंपनी खोल ली, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी कंपनी में बुराई नहीं है। इंडस्ट्रियल फॉर्मुलेशन क्या है यूपीएफ का, सॉरी इंडस्ट्रियल फॉर्मुलेशन करते हैं हम लोग, एक्चुअली में ऑर्गेनिक कुछ भी नहीं होता। फूड के डेरिवेटिव लेकर आइए, आर्टिफिशियल स्वीटनर है, आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव है, आर्टिफिशियल कलर है, सब कुछ ये सारा जो आप देख रहे हैं। मैंगो जूस में मैंगो नहीं होता, रसना में जो कोई फ्रूट नहीं होता, ये सारे जूस वगैरह जो हैं खाली शुगर के साथ जो है प्रिजर्वेटिव और आपके फ्लेवर वगैरह डाल के बनाए हुए हैं, तो एडिटिव डालते हैं, प्रिजर्वेटिव डालते हैं। तो क्या है इसका एग्जाम्पल, चिप हो गया, बिस्किट हो गया, चिप सॉरी, चिप बोलूँगा तो कुछ और हो जाएगा। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं, कोका कोला, डाइट कोक वगैरह। रेडी टू ईट मील्स भी इसी तरह की खराब चीज़ें होती हैं। अब इनकी खासियत क्या है ना, कि इनका टेस्ट जो है रिसर्च करके इंसान को जो पसंद आएगा वैसा बनाया जाता है। चिप्स का पैकेट खुलता तो लोग पसंद क्यों करते हैं, नेचुरल क्यों नहीं आपको पसंद आता आलू छाना हुआ इतना, क्योंकि बनाया नहीं गया है, इंजीनियर नहीं किया हुआ है। इंजीनियर्ड बेबी बोलते हैं ना, जेनेटिक तरीके से बनाया है अगर हम जेनेटिक इंजीनियरिंग करके, तो उसी तरह का है ये। हाइपर पैलेटेबिलिटी, पैलेट मतलब होता है जीभ, तो कोई चीज जीभ को पसंद है तो पैलेटेबल बोली जाती है, तो हाइपर पैलेटेबिलिटी बहुत ज्यादा पसंद आती है। लॉन्ग शेल्फ लाइफ, जल्दी खराब नहीं होता, आराम से रखिए उसको। चलिए चंबल को पढ़ते हैं। चंबल में प्रॉब्लम है, लेकिन मैं चंबल का जो है अच्छा खासा यहाँ पे मैंने डाल दिया है इन्फोग्राफिक, तो चंबल अलग से पढ़ा देता हूँ। हल्का सा मैप देख लीजिए। चंबल जो है मध्य प्रदेश से ओरिजिनेट करती है
और ये जगह जो पहाड़ियाँ हैं ये सतपुरा की ही पहाड़ियाँ हैं, सतपुरा का एस्कारपमेंट है, छोटी छोटी पहाड़ियाँ। अगर आप इंदौर जाएंगे ना तो इंदौर में एक महो नाम की फेमस जगह है, MHOW। यहाँ पे एक पहाड़ियाँ हैं जाना पाव हिल्स, जाना पाव हिल्स, ये कुछ नहीं सतपुड़ा के ही अंदर आता है। तो यहाँ से जो है पहाड़ियों से, ये राज IAS का इमेज है, थैंक्स टू हिम, राज RAS वाला जो काफ़ी फेमस वेबसाइट है, तो इन्होंने हाथ से बनाया, तो आई हैव टू क्रेडिट देम, ओके, दे आर गुड इन देयर वर्क। तो जनापाव हिल्स जो है, जनापाव हिल्स जो है मध्य प्रदेश महो इंदौर से निकलता है चंबल। चंबल देखिए निकलता है जब, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि डैम बन रहा है, मैं पढ़ाऊंगा आगे। ये डैम कहाँ पड़ रहा है? मध्य प्रदेश के मंदसौर में है ना, मध्य प्रदेश के मंदसौर में। उसके बाद चंबल जो है इधर घुस जाएगी, ये है पूरा एरिया राजस्थान। चंबल मध्य प्रदेश में कम फ्लो करती है, राजस्थान में ज़्यादा फ्लो करती है। एंड राजस्थान में लगातार 3 डैम आएंगे, मैं आपको पढ़ाऊंगा, कोटा बराज वगैरह। अब इन्हों चूंकि राजस्थान की तैयारी करा रहे हैं, तो इन्होंने मोस्टली जो रिवर दिखाई है राजस्थान की ज़्यादा दिखाई है। बट मैं आपको बता दूं कि शिप्रा रिवर अगर मैंने मेंशन किया है, और साथ ही साथ जो है ये आपकी काली सिंध रिवर आप देख लीजिए, इसमें से तो यही इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा कुछ खास नहीं है ना। आई उसके बाद राजस्थान में कुछ और रिवर इसमें आती हैं, चखन, बनास रिवर आपने सुनी होगी, बनास रिवर ये चंबल में आती है, बस इतना जान लीजिए। उसके बाद चंबल जो है आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में चली जाती है, और उत्तर प्रदेश में इटावा में, मुरादगंज में जो है ये यमुना में चली जाती है। चंबल की ये पूरी कहानी है। और यहाँ पे एक रामेश्वर त्रिवेणी बनता है, ये राजस्थान के लोगों के RAS के लिए इंपॉर्टेंट है। एक और इमेज है यहाँ पे आप देखिए चंबल के लिए। अब देखिए ये जो रिवर है ये चंबल है ना, चंबल चंबल चंबल, काली सिंध गई, एक पार्वती रिवर भी दिखा दिया। और चूंकि अब इसमें ओवरऑल इमेज है, ये किसी का है रिवर करके कुछ इनसाइट वहाँ का है, उनको भी क्रेडिट। तो ये बेतवा रिवर अब जा रही है, केन बेतवा प्रोजेक्ट आप जानते होंगे। तो केन बेतवा प्रोजेक्ट में जो है केन जो है सप्लाई करती है बेतवा को, ऐसा बनाया गया। ऐसे केन आप देखें तो ये केन लिखा हो, कौन लिखा हो, केन है ये। तो केन ऐसे जा रही है, ऐसे यमुना में, बेतवा भी यमुना में। लेकिन अब केन में ना ज़्यादा पानी है तो बेतवा को ट्रांसफर कर देंगे। ऐसे भी केन होता है जूस, केन शुगर केन, तो उसमें पानी ज़्यादा होता है तो केन से पानी बेटवा को दे देंगे। एनीवे चंबल जो है यहाँ पे गई तो राजस्थान में इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी बनास हो गई। और उसके बाद चंबल जो है आप देख रहे हैं यमुना में चली गई, मुरादगंज इटावा में, ओके। अच्छा एक 1 सेकेंड, हाँ ठीक है, बेटवा जो है जाएगा कि नहीं जाएगा? नहीं 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 नहीं, नहीं। केन बेटवा नॉट गोइंग टू चंबल ओनली, दे आर गोइंग टू यमुना, सॉरी। ठीक है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, यमुना को। चलो मैं इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूट वो यमुना को जा रही हूँ, यमुना को जा रही है, प्लीज रिमेंबर दैट। आइए, महोव इंदौर से निकलता है, चंबल विंध्यन एस्कार्पमेंट से। और यहाँ पे जो है आपका, ये बता दूं मैं आपको कि चंबल का जो है महाभारत में जो नाम मेंशनड है वो चर्मण्यवती है। चर्मण्यवती क्यों है? क्योंकि एक टाइम पे ना एक यहाँ पे रांति देव करके किंग थे, और कहते कि हजारों जानवरों को जो है वहाँ पे मार के उन्होंने ब्लड डाल दिया था, और जानवरों के चमड़े जो हैं चंबल के किनारे सूख रहे थे, तो चर्म से निकल गया चर्मण्यवती, महाभारत में मेंशनड है। अब ये है कि रांति देव थे कौन? मिथिकल कैरेक्टर थोड़े थोड़े। कहते हैं कि जो पहले भरत थे, भरत के जो है डिसेंडेंट हुए रांति देव। अब भरत कौन थे? भरत वही है जिनसे पांडव, कौरव, जरासंध, बृहदर्थ, ये सारे जो है भरत से ही निकले। तो भरत वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी, मिथिकल किंग, उनके रांति देव, उन्होंने नाम रखा यहाँ पे चर्मवती, चर्मन्यवती, क्योंकि बहुत जानवरों के यहाँ पे जो है चमड़े रखे हुए थे। आपको याद रखना है, यहाँ पे लिखा तो नहीं है, लेकिन आप जानते हैं उज्जैन जिसको अवंती बोलते थे किंगडम, वहां पे महाकालेश्वर है। ये शिप्रा रिवर के बैंक में है, UPSC ने लास्ट ईयर ही पूछा है। ये जो उज्जैन है, अवंती है, शिप्रा रिवर जो है, शिप्रा रिवर जो है चंबल के ट्रिब्यूटरी है। देन काली सिंध, काली सिंध जो रिवर है इंपॉर्टेंट है। एंड देन बनास रिवर इंपॉर्टेंट है, यही आपकी चंबल की ट्रिब्यूटरी इंपॉर्टेंट है। बाकी जो मैंने आपको सॉरी केन बेतवा बोला यमुना में जाएंगे, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। याद था बट मैप के इधर उधर होने के कारण आई डिड दिस मिस्टेक। आपको डैम पढ़ने हैं 3-4, 1, 2, 3 एंड 4। मध्य प्रदेश में मैंने आपको दिखाया जो डैम मंदसौर के अंदर, वो था गांधी सागर। जब आप चंबल राजस्थान जाएगी तो एंट्री मारेगी वो चित्तौड़ के एरिया में, चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट है, उसके अंदर प्लेस है रावत भाटा। रावत भाटा इज नॉट इन कोटा, चित्तौड़गढ़ में है। वहां पे राणा प्रताप सागर, आप समझ सकते हैं राणा प्रताप सागर क्यों होगा, महाराणा प्रताप चित्तौड़ के थे, तो याद भी रह जाएगा। तो गांधी सागर मध्य प्रदेश में हो गया, मंदसौर में। उसके बाद जो राणा प्रताप सागर, ये सब नेहरू जी ने बनाया है। आइए, उसके बाद जवाहर सागर जो है ये कोटा में है, और कोटा में ही कोटा बराज भी है। तो कोटा में 2 हो गए, जवाहर सागर, कोटा बराज। और ये हो गया आपका गांधी सागर मध्य प्रदेश में, राणा प्रताप सागर जो है आपके चित्तौड़ में, रावत भाटा में। समझ गए, यही चंबल की पूरी कहानी है। आई नो यू आर थिंकिंग अबाउट चंबल सेंचुरी, वो अभी आ रहा है, ठीक है। आई तो चंबल रवीन्स, पिछले वाले में मैंने देखा था, गूगल लगा रहे हैं हम चंबल के किनारे, उसके रवीन जो है काफी
रवाइंस जो है काफ़ी, सॉरी, बीहड़ बोलते हैं हिंदी में। बैडलैंड टोपोग्राफी, इसी में पहले डाकू रहते थे, चंबल के डाकू। तो ये बैडलैंड जो है ना आज भी परेशान कर रहा है। डाकू तो नहीं है, खेती नहीं हो पाती, काम नहीं होता, और धीरे धीरे जो ना गली इरोजन करता है, रिवर की जो है नाली निकल रही है और जमीन कट रही है। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, चंबल रिवर बेसिन में राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, सारे जगहों में जो है, जो कि चंबल जो है ट्रिब्यूटरी यमुना की, यहाँ पे गली इरोजन बहुत सीवियर हो चुका है, डीप चैनल कटिंग हो रही है रन ऑफ वाटर के कारण, और कहीं ना कहीं इंसान भी जो है इसमें इन्वॉल्व है। एंथ्रो जियोमॉर्फिक है, नेचर भी है, इंसान भी है। अनसाइंटिफिक एग्रीकल्चर कर रहे हो आसपास में, अच्छे जंगल नहीं लगा रहे जिनकी मजबूत जड़ें हों, डिफॉरेस्टेशन कर दिया आपने, नेचुरल वेदरिंग तो हो ही रही थी, एलुवियल प्लेन है तो नेचुरल वेदरिंग होगी ही पानी के कारण। तो सेमी एरिड क्लाइमेट है यहाँ पे और स्टीप स्लोप है इस बैडलैंड में, और इसके कारण और इरोजन होता है, डीप रेवाइन क्रिएट होते हैं, और कल को कोई डाकू पैदा हो जाए तो और जगह मिल जाएगी। ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट यहाँ है, जनरली ग्रासलैंड है, स्क्रब है, क्योंकि जनरली बैडलैंड है तो इसी तरह की चीज़ें होंगी, झाड़ियाँ टाइप की। और चिंकारा रहता है यहाँ पे, इंडियन गजेल, इंडियन फॉक्स रहता है, मगर क्रोकोडाइल भी रहता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जब चंबल टर्न लेके जब उत्तर प्रदेश में जाती है ना दोस्तों, तो ये जो एरिया आप देख रहे हैं पॉइंट, एक तरफ राजस्थान, एक तरफ उत्तर प्रदेश और एक तरफ मध्य प्रदेश, ये तीनों को मिला के, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन जो है मध्य प्रदेश करता है मेनली, हमने बनाया हुआ है नेशनल चंबल सेंचुरी। है ये 3 प्रदेश में, लेकिन इसको मध्य प्रदेश मेनली देखता है। 1979 में ही बन गया था। और ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है कि आज घड़ियाल जो है क्रिटिकली एंडेंजर्ड, पतले मुंह वाला, इसकी ब्रीडिंग पॉपुलेशन तो खाली यहीं पे है, मतलब चंबल में ही है, और चंबल की सेंचुरी में ही है। बाकी जगह मिलता है बट कुछ खास पॉपुलेशन नहीं है, ब्रीडिंग नहीं है, मीटिंग नहीं हो पाती। गैंजेटिक डॉल्फिन मिलेगा क्या? हाँ, ये क्या यूपी से क्वेश्चन पूछा है? हाँ, 2-3 बार पूछा हुआ है। गैंजेटिक डॉल्फिन मिलेगा यहाँ पे। इंडियन स्कीमर एक बर्ड है, वो यहाँ पे रहता है। एंड रेड क्राउन रूफ टर्टल जो है यहाँ पे है। और आप जो है कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसकी जो है आयुसीएन क्या है। मेरे हिसाब से क्रिटिकली एंडेंजर्ड है ये भी। तो रेड क्राउन रूफ टर्टल भी आपको यहाँ पे मिलेगा। ये रवीन्स जो है यहाँ पे कल्टीवेशन भी नहीं हो पाती, माइग्रेशन करते हैं लोग। तो हमने 1980s में रिक्लेमेशन प्रोजेक्ट भी लाया था, रिक्लेमेशन प्रोजेक्ट। और ये लेकर आया था सेंट्रल सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जो कि 1950s में बना था, देहरादून में हेडक्वार्टर है। सेंट्रल सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, आईसीएआर इसको लंबे टाइम तक देखता था, इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चरल रिसर्च, सीएसडब्ल्यू, सीआरटीआई। साथ ही साथ जो है धीरे धीरे जब नीति आयोग बनी 2020 में, मतलब बनी तो 15 में थी, बट नीति आयोग ने 2020 में एक एग्रो फॉरेस्ट्री बेस्ड रिक्लेमेशन प्रोजेक्ट लाया, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पे नीति आयोग ये सब चीज़ें करता है। और वहाँ से एमपी में जो है रिक्लेमेशन प्रोजेक्ट जो है काफ़ी अच्छा चलने लगा। टारगेट ये है कि 60,000 हेक्टेयर, मेथड ये है बायो इंजीनियरिंग वगैरह करें, बायोलॉजिकल चीज़ें ऐसे डालें जिससे कि जो है इंजीनियरिंग हो जाए, आप समझ लीजिए ऐसा कि आर्टिफिशियल चीज़ों की जगह चेक डैम बनाए, छोटे छोटे डैम को चेक डैम बोलते हैं, पानी को चेक करने के लिए, रोकने के लिए, एग्रो फॉरेस्ट्री वगैरह करें। साथ ही साथ इसरो हेल्प कर रहा है, और इसरो का ही एक ऑर्गेनाइजेशन है नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, जो कि हैदराबाद में हेडक्वार्टर्ड है, वो मैपिंग कर रहा है और क्लासीफाई कर रहा है रवाइन को उनके रेस्टोरेशन के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि यूएनएफसीसीसी, जिसकी ऑरिजिन रियो अर्थ समिट है 1992 का, उसका जो है मीटिंग होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टी, और COP30 जो है यही 2025 में ब्राजील में हुआ। लोकेशन का नाम बेलम है। ओ बल्मा, बल्मा, ओके, बेलम। तो कॉप ऑफ ट्रूथ एंड इम्प्लीमेंटेशन बोलते हैं। जब कुछ ना हो पाए ना तो इसी तरह की बातें की जाती हैं, ट्रूथ एंड इम्प्लीमेंटेशन, गाइडेड बाय ट्रूथ, ड्राइवन बाय सक्सेस। ये तो मेरा भी है, खैर कोई बात नहीं। आइए, अलार्म बज गया दोस्तों। सो यहाँ पे जो सबमिट हुई कॉप की, कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टी की, वो 30वीं वाली थी। इसका नाम दिया गया कॉप ऑफ ट्रूथ एंड इम्प्लीमेंटेशन। इसमें कुछ खास निकला नहीं है, खाली बातें की गई हैं, सुनिए। लोकेशन था बेलम, बलमा, ब्राजील, याद भी रह जाएगा, बेलम ब्राजील, ओके। बेलन नहीं है, बेलम, ओके। कॉप ऑफ ट्रूथ एंड इम्प्लीमेंटेशन नाम दिया, और बोला कि पूरा दुनिया में जो फ्रैक्चर हो चुका है, यूएस वगैरह तो बाहर निकल ही चुके हैं, ग्लोबल क्लाइमेट रेजिम जो है दिक्कत हो रही है, और सिस्टम जो है पूरा यूएनएफसीसीसी का बर्बाद हो रहा है, और क्राइसिस जो एक्सेलरेट हो रही है, पैनिक में है पूरा यूएनएफसीसीसी। ग्लोबल वार्मिंग का स्टेटस क्या है? अगर हम वर्ल्ड मेटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, जिसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में है ना, ये यूएन का स्पेशलाइज एजेंसी है, और यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, ये तो है ही स्पेशलाइज एजेंसी। ये आपकी जो है अफ्रीका में इसका नैरोबी में हेडक्वार्टर है। तो WMO एंड यूएनईपी दोनों ने मिलकर बताया यहाँ पे कि ग्लोबल वार्मिंग का स्टेटस क्या है, कि 2025 लाइकली सेकंड एंड थर्ड वार्मेस्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड होगा। बट एक साल गर्म होने से बहुत खतरा नहीं है, बट ये हीट का ट्रेंड अगर कंटिन्यू करता है हर साल, तो हम एवरेज टेम्परेचर जो हमने टारगेट किया था कि 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा राइज नहीं होने देंगे प्री इंडस्ट्रियल लेवल के हिसाब से 2100 तक। दैट मीन्स कि 21st सेंचुरी के अंत तक, 2000 चल रहा ना, 21st सेंचुरी के अंत तक हम लोग 1.5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर राइज नहीं होने देंगे कंपेयर टू द प्री इंडस्ट्रियल लेवल।
अब लग रहा है कि 2.8 डिग्री सेल्सियस को ऑलरेडी हम क्रॉस करने वाले हैं। इसको बोलते हैं यूएनईपी का रिपोर्ट, और वो कहलाता है एमिशन गैप रिपोर्ट। कितना कितना करना था? 1.5। कहाँ जा रहे हैं हम? 2.8। ये एमिशन गैप रिपोर्ट है, और मोस्ट प्रोबेबली अगले डिकेड में ही जो है कुछ में ये क्रॉस कर जाएगा उसको, 2.8 1.5 को क्रॉस कर जाएगा, लास्ट तक तो 2.8 चला जाएगा, 1.5 के बदले 3। क्लाइमेट का फीडबैक क्या होता है? प्रॉब्लम है। कोई कई ऐसी चीजें होती हैं जिनको आप खराब करो, जैसे मान लो कि किसी का गाड़ी चलानी है, किसी को सीख रहा है वो, आपने बोला कि तुम ड्राइविंग बहुत खराब करते हो, वेरी बैड। नहीं, वो छोड़ो ना, आप एक एस्पिरेंट हो यार, तैयारी कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, किताब खोल खोल के पढ़ रहे हो दिन रात, लेकिन आपका मान लो कोई रिलेटिव है, कि मे बी फादर मदर कोई भी है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कोई भी है, और आपको बोलता तुमसे नहीं होगा। अब इस चक्कर में क्या होता है कि आपका कॉन्फिडेंस जो है तुमसे नहीं होगा सुन के डाउन हो जाता है। अब उसके बाद क्या होता है कि पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पाते, पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पाते तो रिजल्ट और खराब हो जाता है। दिस बिकम्स ए लूप नाउ। एक बार आपको यहाँ पे पुश कर दिया ऐसा टिपिंग पॉइंट पे कि अब फिर रिजल्ट नहीं आ रहा, तो फिर और कॉन्फिडेंस नीचे चला गया, फिर इनकी बात और सही होने लगी, एट लास्ट दे विल बिकम ट्रू। तो क्लाइमेट का भी ऐसा फीडबैक है, सेल्फ रेनफोर्सिंग है। वर्सनिंग अगर आप क्लाइमेट करते हो तो आइस शीट जो है पूरी क्रायोस्फीयर मेल्ट कर जाएगा, इकोसिस्टम धीरे धीरे कोलैप्स कर जाएगा, उससे हीट वेव आएंगे, और हीट वेव जैसे ही टेम्परेचर राइज करेंगे आइस और मेल्ट हो जाएगा, सी लेवल और राइज हो जाएगा, एक्सट्रीम वेदर और हो जाएगा, फिर और हीट आएगा, फिर आइस मेल्ट जो है पूरा हो जाएगा, खत्म हो जाएगा सब। बेलम पॉलिटिकल पैकेज एक निकला, कोर आउटकम यही है बेलम का, पॉलिटिकल पैकेज है। पॉलिटिकल पैकेज क्या ही हो तब समझ रहे हैं। ये ब्राजीलियन प्रेसिडेंसी ने बोला कि चूंकि हम प्रेसिडेंट है तो कुछ तो निकालें, तो बेलम पॉलिटिकल पैकेज निकालते हैं कि हमारे COP30 का आउटपुट जो है, पहला ये है कि हम जस्ट ट्रांजिशन मैकेनिज्म जिस पे हमने बात की थी उसको आगे बढ़ाएं। जस्ट ट्रांजिशन मैकेनिज्म क्या है? जस्ट मतलब क्या होता है? जस्टिस, उससे रिलेट करिए। ये जो ट्रांजिशन करना है, ग्लोबल वार्मिंग जो रोकनी है, तो ये ट्रांजिशन जो है जस्ट होना चाहिए, मतलब सबके लिए जो है फायदा होना चाहिए, इसमें जस्टिस मिलनी चाहिए। इंटरनेशनल कॉपरेशन इसके लिए करना पड़ेगा। आगे डैश लगा, मैं बाल ठीक कर रहा हूँ, हेडेक हो रहा, अब मैं यही पहनूंगा, इससे बाल भी संभल जाते हैं, सिर दर्द भी कम हो जाता है दोस्तों। हाँ, मुक्त सेकेंड, 1 मिनट, बाल बनाने में बहुत दिक्कत होती है। हाँ, अब ठीक है, बहुत नीचे आ गया था। बैलेंस डेवलपमेंट प्लस डीकार्बोनाइजेशन, रिड्यूसिंग एमिशन। डेवलपमेंट भी करिए लेकिन डीकार्बोनाइजेशन भी करिए, एमिशन कम करिए। देन कहते हैं कि एडेप्टेशन का जो है फिनांस के में प्रॉब्लम है। लोगों ने कमिट किया था यहाँ पे बहुत पैसा देंगे, बहुत पैसा देंगे, बट वेग कमिटमेंट है एक्चुअली में। तो जितना आपने पैसा प्रॉमिस किया उसके हिसाब से 2035 तक आपको ट्रिपल करना चाहिए। इनफैक्ट पेरिस का अग्रीमेंट जो हुआ था 2015 का, वहां पे एक आर्टिकल 9 है, इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं, 6 किससे रिलेटेड है, 9 किससे रिलेटेड है। तो पेरिस का क्लाइमेट डील जो होता है UNFCCC का COP21 उसको बोलते हैं। आर्टिकल 9 में ये लिखा हुआ था कि हम लोग एक वर्क प्रोग्राम लेकर आएंगे, और वहां से जितना भी फाइनेंशियल फ्लो हो रहा है, डेवलप्ड कंट्री जो डेवलपिंग कंट्री को पैसा दे रही है न्यू टेक्नोलॉजी जिससे कि एमिशन कम होगा उसको डेवलप करने के लिए, तो इसको हम लोग ट्रैक करेंगे वर्क प्रोग्राम में। याद रखिए, वर्क प्रोग्राम इज फॉर ट्रैकिंग द फाइनेंशियल फ्लोज फ्रॉम डेवलप्ड टू डेवलपिंग कंट्री रिगार्डिंग द आर्टिकल 9 ऑफ द पेरिस अग्रीमेंट फॉर क्लीन टेक्नोलॉजी। कुछ इस पे काम हुआ नहीं, मेजर ओमिशन है। नो मेंशन ऑफ फॉसिल फ्यूल फेज आउट। फॉसिल फ्यूल को हम लोग कब तक फेज आउट करेंगे, लोग मेंशन नहीं कर रहे, यहां पे मेंशन नहीं कर रहे, सॉरी बेलम पॉलिटिकल पैकेज में मेंशन नहीं कर रहे। क्रिटिकल गैप है फिनेंसेस में, 3 गुना करना क्या, एक टाइम भी पैसा नहीं मिल रहा। ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट ये था कि बेलम पॉलिटिकल पैकेज में कि आजकल जो है खास करके साउथ अमेरिका में बहुत फॉरेस्ट फायर हो रहे थे, नॉर्थ अमेरिका में भी, तो फॉरेस्ट फायर हो रहे हैं, साथ में ड्रॉट हो रहे हैं, तो हमारी अर्जेंसी जो है इग्नोर कर दी जा रही है, और ये डिले होगा तो फॉसिल फ्यूल का डिस्कशन भी डेफर हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं क्लाइमेट मल्टीलेटरलिज्म जो है, मल्टीलेटरलिज्म, उसमें पैरालिसिस आ गया, लोग कुछ करना नहीं चाह रहे, इग्नोर करते हैं एक दूसरे को। नॉर्थ साउथ डिवाइड भी है ग्लोबल क्लाइमेट पॉलिटिक्स में। एक ऑर्गेनाइजेशन कहीं नहीं, ग्रुप बोलिए, जो आपकी यूनाइटेड नेशन के जो मेंबर हैं उनमें से चाइना और G77 में इंडिया है क्या? हाँ, इंडिया है, प्लीज रिमेंबर दैट। तो G77 और चाइना लीडरशिप ले रहा है, और ये कह रहे हैं ये ओवरऑल जो है 134 डेवलपिंग नेशन है। आपको पता है G77 में 134 सारे ऑलमोस्ट UN वाले हैं, लेकिन डेवलपिंग नेशन है। वो बोलते हैं कि फाइनेंस दीजिए, अकाउंटेबिलिटी मेंटेन करिए। चाइना कहता है कि क्लीन टेक्नोलॉजी में हम जो ग्लोबल लीडर बनेंगे डेवलप करने में। इंडिया भी कहता है कि हम सोलर टारगेट जो है हमने जो रखा है 2030 का, वो हम लोग जो है 2027 में कंप्लीट कर लेंगे। अच्छा काम चल रहा है, अपने शुरुआती वहीं से की थी। आइए, ग्लोबल मोतीराव डिसीजन। ये मोतीराव वर्ड जो है एक्चुअली में वहां का वर्ड है, तो कलेक्टिव एफर्ट इसका होता है मीनिंग, है ना। मोतीराव मतलब कलेक्टिव एफर्ट, म्यूचुअल है, म्यूचुअल से रिलेटेड। ग्लोबल मोतीराव म्यूचुअल है, म्यूचुअल डिसीजन कलेक्टिव एफर्ट फ्रेमवर्क ये यहीं से निकला। और हम लोग कहते हैं कि इसमें जितने भी अनरिजॉल्व, जितने भी कंट्री के प्रॉब्लम है, डेवलपिंग कंट्री की जितने डिमांड है ना, बंडल करिए सारे अनरिजॉल्व डेवलपिंग कंट्री के डिमांड को,
जो कि फॉर्मल नेगोशिएशन के बाहर हम लोग जो है उसको डिस्कस करें। फोकस एरिया क्या है, क्लाइमेट फाइनेंस करें हम लोग, डेवलप्ड से डेवलपिंग कंट्री में 1.5 डिग्री सेल्सियस का जो इंप्लीमेंटेशन का जो गैप है उसको फुलफिल करें, और पेरिस का जो अग्रीमेंट है, रिपोर्टिंग सिस्टम जो है और वर्क प्रोग्राम जो है उसको हम लोग ट्रांसपेरेंसी के साथ इंप्लीमेंट करें कि पैसा तो जा तो रहा है, जाता हुआ नहीं है पैसा। ट्रेड और क्लाइमेट का लिंकेज जो है फेयरनेस के साथ हो, डब्ल्यूटीओ को क्लाइमेट के साथ अगर लिंक कर रहे हैं तो ढंग से करें, किसी कंट्री की इकोनॉमी खराब ना हो जाए। अब यहां से कुछ डिक्लेरेशन एंड मैकेनिज्म हमें सुन लेने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंटीग्रेटेड फोरम ऑन क्लाइमेट चेंज एंड ट्रेड प्लेटफॉर्म बनाया गया, एड्रेस करेगा वो ट्रेड एंड क्लाइमेट का जो कन्फ्लिक्ट है। जैसे इंडिया कहती है कि आप ट्रेड के साथ क्लाइमेट को मिक्स मत करिए क्योंकि हमें डेवलप करना है। अब उसमें आप बोलोगे कि नहीं ये ट्रेड का प्रोडक्ट जो है खराब क्लाइमेट से निकला है, CO2 एमिशन करके निकला है, तो हमारी तो इकोनॉमी डूब जाएगी। तो ये जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्री के बीच में, ट्रेड क्लाइमेट कन्फ्लिक्ट, उसको जो है इंटीग्रेटेड फोरम ऑन क्लाइमेट चेंज एंड ट्रेड प्लेटफॉर्म यहां से जो निकला वो एड्रेस करेगा। देन देयर इज डिक्लेरेशन ऑन इंफॉर्मेशन इंटीग्रिटी, जितने भी साइंटिस्ट हैं, जर्नलिस्ट, उनको प्रोटेक्ट किया जाए। और कहीं ना कहीं रिसर्च पेपर भी कई बार फंडिंग करा के की जाती है, ऐसा मिस इन्फॉर्मेशन आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि यूएस की जो फाइंडिंग है कि क्लाइमेट चेंज से चीज़ें खराब होती हैं, वो उसने उसको नकार दिया है एक्ट चेंज करके। तो ये नहीं होना चाहिए, इंफॉर्मेशन इंटीग्रिटी मेंटेन होनी चाहिए, है ना। देन कम्स इंडेंजर्ड वाला जो रिपोर्ट था, ओशन टास्क फोर्स लिंक टू, ये मैंने लास्ट मार्च वाले का पढ़ा है, आप देख लीजिएगा। ओशन टास्क फोर्स क्रिएट किया गया पूरे दुनिया भर में। जब नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन चल रहा है तो ब्लू एनडीसी भी मेंटेन करना पड़ेगा, ओशन को भी हम लोग देखें, ओशन बेस्ड क्लाइमेट टारगेट भी रखें। ये सारे को हमें क्लाइमेट पॉलिसी में डालना चाहिए। ओशन टास्क फोर्स इसको देखेगा कि एनडीसी में आप ओशन की भी सुरक्षा करें। देन सस्टेनेबल फ्यूल पे हम लोग जो है प्लेस ले रहे हैं। बेलम कहता है कि हम 4 टाइम्स जो है यहाँ पे इंक्रीज करें सस्टेनेबल फ्यूल का यूज 2035 तक, बेस लेके 2024, जो कि काफी अनरियलिस्टिक है, बहुत ज्यादा है। ये सस्टेनेबल फ्यूल हम लोग 4 टाइम्स यूज करें। अनसस्टेनेबल नहीं मिल रहा, कई जो है एविएशन कंपनीज कह रही कि हम बंद कर देंगे, कितने हड़ताल कर रहे हैं, अनसस्टेनेबल नहीं मिल रहा है। यहाँ पे सस्टेनेबल की बात है कि 4 गुना हम कर दें 2035 तक, वो भी बेस 2024 बना के। 1980 होता तो अलग बात है बेस। रेजिलियंट एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट एक्सेलरेटर, पता है कि आपको एग्रीकल्चर के कारण भी प्रॉब्लम होती है, बहुत सारा एमिशन होता है। तो जो पुराना डिग्रेडेड फार्म लैंड है उसको रिस्टोर करिए, फाइनेंस को मोबिलाइज करिए, मैपिंग करिए, प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन करिए और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ाइए, बेकार सारी चीजें। और एक है बेलम हेल्थ एक्शन प्लान, फर्स्ट ग्लोबल क्लाइमेट हेल्थ एडेप्टेशन फ्रेमवर्क है। तो थोड़ा याद रख लें कि बेलम हेल्थ एक्शन प्लान कहां से निकला था, तो यही COP30 से निकला है। हीट वेव को टारगेट करेंगे तो हेल्थ भी अच्छा रहेगा। वेक्टर बॉर्न डिजीजेज जो है जनरली गर्मी और बारिश में होते हैं, तो इससे भी बचा होगा, एंड फूड वाटर का डिस्ट्रप्शन भी कम होगा। ये सब जो है बेलम हेल्थ एक्शन प्लान में है। बेलम डिक्लेरेशन ऑन हंगर एंड पॉवर्टी, क्लाइमेट का जो इंपैक्ट है पुअर लोगों को ज्यादा अफेक्ट करता है, तो ह्यूमन सेंटर्ड अप्रोच होना चाहिए, इक्विटी मेंटेन रहे, सोशलिज्म मेंटेन रहे। ग्लोबल ट्रांसपोर्ट डिक्लेरेशन भी एक निकला कि ट्रांसपोर्ट जो है आज दुनिया का एग्रीकल्चर के बाद, सॉरी फॉसिल फ्यूल के कंजम्पशन के बाद जो है, पावर जनरेशन के बाद जो है सेकंड लार्जेस्ट एमिटर है। तो टारगेट है 2035 तक कि हम इसको 25% एनर्जी डिमांड जो है ट्रांसपोर्ट सेक्टर में कम कर दें, शिफ्ट कर दें, 1/3 एनर्जी जो है बायोफ्यूल और रिन्यूएबल से जनरेट हो। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, जब इथेनॉल बनाने की बात आती है तो आपको पता होना चाहिए कि ब्राजील में चूंकि मीटिंग हुई थी, इसने पूछा था, तो ब्राजील जो है शुगर केन से इथेनॉल बनाता है और यूएसए जो है कॉर्न से बनाता है। 5.5 बिलियन कमिटेड यहाँ पे किया गया है, टारगेट तो 125 बिलियन का था, पता नहीं कहाँ से पैसा आएगा। सो ग्रेटर देन 20% फंड्स जो हैं वो इंडिजिनस कम्युनिटी एंड लोकल कम्युनिटी को जाने दे चाहिए। ऐसी तरह हवाबाजी। ट्रांसपोर्ट डिकार्बोनाइजेशन के भी टारगेट है। इंडिया कहती है कि हम लोग 50,000 जीरो एमिशन ट्रक बनाएंगे, 1500 इलेक्ट्रोवोल्टेक ईवी चार्जिंग मतलब यूनिट बनाएंगे, 78 मेगावाट का रिन्यूएबल सप्लाई हम लोग करेंगे 2030 तक। तो सब लोग बड़ी बड़ी बातें फेंकी हैं यहाँ पे। मेक्सिको कहता है कि 70,000, चलिए मेक्सिको का हम क्या ही देखेंगे। यूरोप कहता है कि ट्रांसपोर्ट का हम डिकार्बोनाइजेशन स्ट्रेटजी लेकर आए हैं। देन मिनरल्स फॉर ट्रांजिशन प्लान, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मिनरल्स फॉर ट्रांजिशन, ये ट्रांजिशन करा तो मिनरल की जरूरत पड़ेगी, फोटोवोल्टेक से लेकर सारी चीज़ों में मिनरल की जरूरत पड़ती है, रेयर अर्थ की जरूरत पड़ती है। तो सप्लाई चेन इंप्रूव करना पड़ेगा, सप्लाई चेन का डेटा जनरेट करना पड़ेगा, ग्रिड एक्सपैंड करने पड़ेंगे। सर्कुलैरिटी कुछ नहीं है, रीयूज रिसाइकल द ओल्ड मटेरियल, इससे भी सस्टेनेबल चीज़ें होती हैं, इससे भी क्लाइमेट चेंज जो है कम होता है क्योंकि CO2 का एमिशन कम होता है, पुरानी चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं। लास्ट ईयर यूपीएससी ने डायरेक्टली यही क्वेश्चन पूछा था, डायरेक्टली रीयूज करेंगे, रिसर्कुलेट करेंगे तो क्या होगा, सर्कुलर इकोनॉमी, उससे भी यही होता है। रेजिलियंस बढ़ाइए, कोई चीज़ खराब होगी तो उसको वापस ठीक करिए, एंड डेवलपिंग जो है आपकी इकोनॉमी उनको सपोर्ट करिए क्लीन टेक्नोलॉजी का वैल्यू चेन क्रिएट करने में। फार्मर का भी इनिशिएटिव है। आपको पता है आज खेतों से मीथेन का बहुत एमिशन होता है, सड़ी गली चीज़ों से और जानवरों से, साथ ही साथ नाइट्रस ऑक्साइड का होता है फर्टिलाइजर के कारण। ये सारे जो हैं ओवरऑल पता होगा आपको शायद कि ये मतलब ग्लोबल वार्मिंग करते हैं,
दे टुगेदर 40% मीथेन एंड 75% नाइट्रस ऑक्साइड एमिशन जो है आपके फार्मिंग से होता है, एग्रीकल्चर से होता है। बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। 40% मीथेन, 75% नाइट्रस ऑक्साइड यहीं से है। CO2 तो नहीं बोलूंगा ज्यादा, बट मीथेन ये भी तो ग्रीन हाउस गैसेज हैं। बेलम जेंडर एक्शन प्लान भी है, वीमेन ऑन गर्ल पे फोकस किया जाए, उनका हेल्थ हो, चाहे वायलेंस से प्रोटेक्शन हो, एनवायरमेंटल डिपेंडर हो, है ना, सब डिपेंड किया जाए उनका। लास्ट लेक्चर में अपने एनवायरमेंट डिस्ट्रेस वगैरह पढ़ा है। अच्छा, दुनिया जब डेटा सेंटर बना रही है और इंडिया जो है AI में अपर हैंड लेने की कोशिश कर रहा है, सबमिट भी कराया, तो डेटा सेंटर बनाना पड़ेगा। बट डेटा सेंटर को कोई बोलता नहीं, वाटर क्राइसिस लेकर भी आता है। इंडिया जो एक्सपैंड कर रहा है डेटा सेंटर को वाटर रिसोर्सेज स्कार्स रीजन में, तो उससे कहीं ना कहीं आगे जाके प्रॉब्लम आ जाएगी कि डिजिटल ग्रोथ तो होगा, लेकिन सस्टेनेबल होगा क्या वो डेटा सेंटर? यहाँ पे हम लोग डेटा स्टोर करते हैं, प्रोसेस करते हैं, चाहे वो AI का हो, चाहे क्लाउड का हो, चाहे इंटरनेट का हो, चाहे फेसबुक का हो, चाहे व्हाट्सएप का हो। और इसके ग्रोथ ड्राइवर क्या है? आज क्लाउड कंप्यूटिंग, इंटरनेट पेनिट्रेशन बढ़ गया है, AI का वर्कलोड बढ़ गया है। मैकेंसियन कंपनी एक रिपोर्ट निकालती है 2024 में और कहती है कि 2030 तक 70% न्यू कैपेसिटी जो है जनरेट करनी पड़ेगी AI से रिलेटेड डेटा सेंटर की। डिलाइट का है रिपोर्ट कि इंडिया में 150 ऑपरेशनल सेंटर ऑलरेडी क्रिएट हो चुके हैं एंड टीयर 1 सिटीज में जो है IT लोड कैपेसिटी जो है 1200 से 1300 मेगावाट यहीं पे जा रहा है एनर्जी मेंटेन करने के लिए। पानी भी चाहिए उसके लिए। एशिया पैसिफिक में हाईएस्ट कैपेसिटी एडिशन हो रहा है। जापान सिंगापुर जो है एशिया पैसिफिक में, मतलब जापान एंड सिंगापुर जो है एशिया पैसिफिक हाईएस्ट कैपेसिटी एडिशन 2024 जब सरपास जापान सिंगापुर को हम पीछे छोड़ चुके हैं। एडवांटेज क्या है? भारत में लो कॉस्ट है, स्किल्ड वर्कफोर्स मिल जाएगा, स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, ग्लोबल हब बन जाएगा। बट देन इट्स सर्वर जनरेट हीट और उसको कूलिंग सिस्टम चाहिए। कूलिंग सिस्टम, वाटर बेस्ड कूलिंग करिएगा तो ग्राउंड वाटर, सरफेस वाटर एक्सट्रैक्शन करना पड़ेगा। 1 मेगावाट डेटा सेंटर आपको पहले भी बताया था, 26 मिलियन लीटर्स ईयर पर वाटर कंजम्पशन, याद नहीं रखना इसको। तो डेटा का ग्रोथ होगा तो कूलिंग डिमांड बढ़ेगी, कूलिंग डिमांड बढ़ेगी तो ग्राउंड वाटर डिप्लीशन हो जाएगा। एक जो है पूरी दुनिया में वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट है, ये NGO है, 1982 में बनाया था, है ना, US में वाशिंगटन में बेस्ड है। ये वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट है, वर्ल्ड वाटर इंस्टीट्यूट नहीं है। उसका एक एक्विडक्ट वाटर रिस्क एटलस बना कि पानी के जो सोर्सेज हैं उनका वाटर रिस्क कितना है। वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट US का एक NGO है। वो कहता है इंडिया जो है टॉप 25 वाटर स्ट्रेस कंट्रीज में है। एक प्लानिट ट्रैकर करके इसी तरह का ऑर्गेनाइजेशन है, मैं आपको इसकी इमेज दिखा देता हूं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। प्लानिट ट्रैकर एक साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन मान लीजिए इसको। इनका जो है मैंने मिशन लिया हुआ, यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है तो यहीं से पूछ लेता है, जो इनका अबाउट सेक्शन होता है। तो इनका मिशन है कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्लोबल फाइनेंशियल एक्टिविटीज बाय 2030 so that it creates real world change that create real world changes in our means of production that aligns with the resilient net zero nature positive economy। इस तरह की बातें करता है ये प्लानिट ट्रैकर। एमिशन से रिलेटेड है, याद रखिएगा, प्लानिट ट्रैकर इस तरह की बातें करता है। तो उन्होंने बोला कि इंडिया में 50 डेटा सेंटर जो है एक्सट्रीमली हाई वाटर स्ट्रेस रीजन में बनाए गए हैं, सेकेंड इन एशिया आफ्टर इंडोनेशिया। ओके, जापान को तो सरपास ही कर गया, अब जो है इंडोनेशिया को भी सरपास कर जाएगा। अच्छा, अब यहीं पे आपको पढ़ना है कि कूलिंग टेक्नोलॉजी, यहां पे फोकस करिए। जो आप घर में कूलिंग करते हो ना उसी से रिलेट कर दो। कूलर याद है आपको? कूलर क्या करता है? इवापोरेटिव कूलिंग, वाटर बेस्ड हीट रिमूवल, हाई एनर्जी एफिशिएंसी, अच्छा है। बट प्रॉब्लम क्या है कि हाई वाटर कंजम्पशन होता है, कूलर में बार बार पानी डालना होता। डेटा सेंटर को बेशक ठंडा कर सकते हैं आप, वाटर स्कैर्स रीजन में फिर अनसस्टेनेबल हो गया। बैंगलोर में, नोएडा में इतना पानी भी तो नहीं है। दूसरा होता है एयर कूल्ड चिलर्स, कहीं ना कहीं एसी की बात हो रही है, एसी में भी फैन होता तो फैन बेस्ड हीट डिसिपेशन। मिनिमल वाटर यूज है, ड्रॉबैक क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी की बहुत जरूरत पड़ती है। दिस इज नॉट अबाउट ओनली फैन, एसी में भी फैन होता है, तभी तो फैन से खींचता है ना। आप सोच रहे हैं अंदर के यूनिट में स्विंग वाला, नहीं, बाहर के यूनिट देखो ना, अगर आपका स्प्लिट है तो, और अगर विंडो है तब तो उसमें पीछे होता, खींचता भी तो है ना, उसमें भी तो फैन होता है। तो ये एमिशन बढ़ेगा इससे, क्योंकि फॉसिल फ्यूल से चल रहा है। देन एक होता है लिक्विड कूलिंग, इमर्जन कूलिंग, एक नया सिस्टम है। इसमें सर्वर जितने जो है ना वो लिक्विड में रहते हैं, बट पानी में तो सर्वर खराब हो जाएंगे, पानी में तो मोबाइल खराब हो जाता है। ये एक डाई इलेक्ट्रिक फ्लूइड होता है, नॉन कंडक्टिव लिक्विड होता है, और वो हीट को ऑब्जॉर्व कर लेता है, रिसर्कुलेट कर देता है हीट को। इसमें पानी कम यूज होता है, एनर्जी एफिशिएंसी भी ज्यादा है, बट शुरुआत में खर्च ज्यादा करना पड़ता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रीलिम्स के लिए। लिक्विड कूलिंग डाई इलेक्ट्रिक फ्लूइड में होती है, और ये नॉन कंडक्टिव लिक्विड होता है, ठंडा कर देता है, आपको भी कर देगा। मिशन फूड पाउडर एंड वाटर, FFW मिशन किसका है दोस्तों? केरला का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का। वो कहते हैं कि फ्रूट लगाएंगे, पाउडर जनरेट करेंगे, ट्रीज जो है वहां पे लगाएंगे, और ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट को कम करेंगे। ओवरऑल जो देश का हमारा जल शक्ति अभियान चल रहा है, नेशनल पाउडर मिशन चल रहा है, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन चल रहा है, उसी को केरला में और एम्पलीफाई कर दिया मिशन फूड पाउडर एंड वाटर प्रोजेक्ट के थ्रू। फूड भी हो, पाउडर भी हो जानवरों को खाने के लिए,
सब कुछ हो वाटर प्रोजेक्ट। अटलांटिक मेरीडायोनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन, देखिए ज्योग्राफी तो आपको सर पढ़ा रहे हैं, लेकिन मैं ये पिक्चर एक्सप्लेन कर देता हूं डाउन टू अर्थ से। अटलांटिक मेरीडायोनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन, इससे प्रॉब्लम हो रही है। जो ब्लू वाला है वो कोल्ड करंट है, जो रेड वाला है वो काइंड ऑफ वार्म करंट। जो रेड है वो वार्म है, जो ब्लू है ठंडा। बस इतना समझ लीजिए। आइए इस इमेज को देखिए। अटलांटिक मेरीडायोनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन टिपिंग एलिमेंट, क्या प्रॉब्लम हो गई? एक सिस्टम है ओशन करेंट्स का, जहां पे वार्म वाटर जो इक्वेटर की साइड से, सॉरी इक्वेटर की साइड से वार्म वाटर जो है, या ऐसे देख लो ना, ये ऊपर जा रहा है ना, इक्वेटर की साइड से वार्म वाटर जो है ऊपर जाएगा इक्वेटर की साइड से, और वो नॉर्दर्न लैटिट्यूड पे जाएगा, एंड देन इट टेक्स बैक कोल्ड वाटर। देखिए वार्म गया और लेकर क्या आ रहा है? कोल्ड वाटर। So this helps in moderating climate of the Europe and the Northern America, and its collapse could lead to colder and a stormier weather in the two continents, especially in the former. यूरोप में जो है कोल्डर हो जाएगा, क्योंकि ये वार्म जब नहीं मिलेगा यूरोप को तो बैलेंसिंग नहीं होता। तो इसका बड़ा अच्छा काम है अटलांटिक मेरीडायोनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन का, कि नीचे से जो इक्वेटर की साइड से पोलर साइड में क्या लेकर जाता है? गर्म पानी। ओवरटर्न जब करता है तो ठंडा उधर से लेकर आता है, तो एक बैलेंस मेंटेन रहता है यूरोप वगैरह में। बट ये जो है क्या हो रहा है, इससे कुछ चीजें हो रही हैं। डोमिनो इफेक्ट, कोलैप्स हो रहा है इसका मेरीडायोनल ओवरटर्निंग का, और इससे जो है टिपिंग एलिमेंट अगर क्रिएट हो गया तो सिस्टम पूरा दुनिया का खराब हो जाएगा। अमेजन की रेन फॉरेस्ट चले आइए, टिपिंग एलिमेंट क्रिएट हो रहा है। अमॉक यहां पे अगर ये कोलैप्स हो गया, दैट मीन्स मोर हीट इन ट्रॉपिक। ये देखिए ऊपर से जो ठंडा पानी आ रहा था, तो ट्रॉपिकल एरिया में गर्मी हो जाएगी, ऊपर के एरिया में बहुत ठंड हो जाएगी। नेचुरल वही था, लेकिन ये इसको बैलेंस करता अमॉक। ये बैलेंसिंग मैकेनिज्म खत्म हो जाएगा, तो जहां गर्म है वहां और गर्म हो जाएगा। दैट मीन्स कि पूरे एरिया जो है पूरे बहुत ज्यादा गर्म हो जाएंगे, क्योंकि ओवरटर्न करके ब्लू वाला आएगा नहीं, खाली रेड वाला जा रहा है, रेड वाला रहेगा। तो अमेजन में जो है यहाँ पे ड्राई हो जाएगा, बिल्कुल एकदम बिल्कुल सुखाड़ हो जाएगा। वेस्ट अंटार्कटिक आइस शीट, अंटार्कटिका में चले जाइए, ये देखिए ठंडा पानी लास्ट में आ रहा है, तो यहां से क्या होगा? हीट वुड नॉट गेट ट्रांसफर्ड नॉर्थवर्ड्स बाय अमॉक, लीडिंग टू धीरे धीरे ये हीट जो है रेड वाला अंटार्कटिका को पिघला देगा। और सुनिए अफ्रीका में आप देख रहे हैं साहेल है, यहां रेड वाला जो है गर्मी मेंटेन कर रहा है। टिपिंग एलिमेंट क्या है? दिस इंपैक्ट ऑन विंड फ्लो, इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन वगैरह चेंज होगा, बट वहां पे कम खतरा नहीं है, बट मे हर्ट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मानसून। अगर ये बहुत गर्म नहीं होगा तो यहाँ पे मानसून वगैरह नहीं क्रिएट होगा, और इंडिया का मानसून खराब हो जाएगा। ये वाली चीज जो है अब ठंडी गर्म यहाँ मिक्स हो रहा है, ये नहीं हो पाएगा इंडिया में। तो इंडियन समर पे क्या इंपैक्ट आएगा? ITCZ जो है उस पे इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन पे जो इंपैक्ट आएगा, एंड दिस मे कोलैप्स द एंटायर सिस्टम ऑफ मानसून। तो हमारे लिए भी खतरा है, ये सारे सिस्टम बंद हो जाएगा, सर्कुलेशन ऑफ कोल्ड वाटर एंड वार्म वाटर। यही कहलाता है अटलांटिक मेरीडायोनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन। तो ओशन करंट सिस्टम है ये, वार्म वाटर जो है इक्वेटर की साइड से नॉर्थवर्ड जाती है, कोल्ड वाटर को लेकर आती है, और ये डीप वाटर चलता है कोल्ड वाटर वाला, और इससे जो है एक तरह का क्लाइमेट इंजन चल रहा है। अब इसको जो है ड्राइव कौन करता है? थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन। टेम्परेचर के साथ हेलाइन सॉल्ट मिक्स कर दीजिए, उसी के डिफरेंसेस के कारण ये चलता है। गल्फ स्ट्रीम इसका एक की कंपोनेंट है, जिसे यूपीएससी ने लास्ट ईयर आपसे क्वेश्चन पूछा था। ये वार्म है गल्फ स्ट्रीम, एंड नॉर्थ अटलांटिक जो है यूरोप का, ये जो है कोल्ड है, ये उसके की है, एंड दे रेगुलेट एंटायर यूरोपियन क्लाइमेट। माइल्डर टेम्परेचर इसीलिए यूरोप में मजा आ रहा है, फ्रीज नहीं हो रहा है, क्योंकि ये सब चल रहा है, अमॉक चल रहा है। न्यूट्रिएंट डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है कोल्ड करंट वगैरह के थ्रू, तो फिशरी सपोर्ट होती है। ऐसे भी वार्म एंड कोल्ड करंट मिलते हैं तो फिशरी सपोर्ट होती है। वेदर स्टेबलाइज होता है, एक्सट्रीम नहीं होते, है ना। सी लेवल जो कंट्रोल होता है, यूएस का ईस्ट कोस्ट जो है कंट्रोल होता है, उसका सी लेवल ज्यादा राइज नहीं करेगा। अब इसके ना धीरे धीरे प्रॉब्लम का इंडिकेशन कहां से आ रहा है? ग्रीनलैंड का आइस शीट मेल्ट कर रहा है। क्यों मेल्ट कर रहा है? ग्रीनलैंड का आइस शीट मेल्ट कर रहा है क्योंकि फ्रेश वाटर का इन्फ्लक्स हो रहा है उसके कारण। सॉरी, ग्रीनलैंड का आइस शीट जो है, ये ग्रीनलैंड वाला जो आइस शीट है, ये सब मेल्ट कर रहा है टाइम के साथ, और उससे जो है फ्रेश वाटर का इन्फ्लक्स जो हो रहा है, जिसके कारण सैलिनिटी कम हो रही है। अच्छा पहले सुनिए, ग्रीनलैंड का आइस शीट जो है मेल्ट हो रहा है नॉर्मल ग्लोबल वार्मिंग के कारण, उसके कारण जब फ्रेश वाटर का इन्फ्लक्स हो रहा है तो सैलिनिटी चेंज हो रही है, और सैलिनिटी चेंज होगी तो पूरा का पूरा तो है ही सिस्टम थर्मोहेलाइन, वो गड़बड़ हो जाएगा। तो ओशन वार्मिंग डिसरप्ट्स डेंसिटी ग्रेडियंट एंड वीक सिंकिंग होगी। सी सरफेस पैटर्न शिफ्ट करेगा, तो सेटेलाइट जो है सी सरफेस पैटर्न का शिफ्ट कहां से पता चलता है? ये लिखा हुआ सेटेलाइट से पता चलता है। बॉय डेटा, बॉय डेटा क्या होता है? समुद्र के पास गए होंगे तो कई बार रेड रेड कलर का आपको दिखता होगा, छैल आता हुआ, वो डेटा निकालता है। बुएंसी से वर्ड बना, बॉय तैरता रहता। स्टडी नेचर क्लाइमेट चेंज 2021 की गई थी, उसमें भी पता चला कि ये वीकेस्ट हो चुका है, ऑलमोस्ट 1000 ईयर्स में ज्यादा इतना कम हो चुका है। तो टिपिंग पॉइंट पे है, पलट गया तो इंडिया का मानसून बर्बाद हो सकता है। अगर कोलैप्स हो गया तो यूरोप में हार्श वेदर होगा और ग्रोइंग सीजन कम हो जाएंगे, पूरा जमा रहेगा यूरोप। यूएस का ईस्ट कोस्ट में जो है सी लेवल जो राइज मेंटेन किया हुआ वो बढ़ जाएगा, ग्रीनलैंड पिघल जा रही है।
मानसून का डिस्ट्रप्शन हो जाएगा अफ्रीका में भी और एशिया में भी, आपने देखा बहुत लोग अफेक्ट होंगे। मरीन बायोडाइवर्सिटी भी शिफ्ट हो जाएगी, फिशरी जो है कोलैप्स हो जाएगी। आइए इंडोनेशिया में चलिए। इंडोनेशिया में आप ये जकार्ता देख रहे हैं, जकार्ता देख रहे हैं, जावा सी देख रहे हैं। तो ये जावा सी जो है यहीं पे जो है आपका प्लेस है ईस्ट जावा, जावा है ये ईस्ट जावा। ईस्ट जावा में माउंट सेमुरू है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, पढ़ लीजिए। हाईएस्ट वॉल्केनो है इंडोनेशिया में ईस्ट जावा में माउंट सेमुरू, समरू कैसेट वाला। 10 इरप्शन हुए हैं रिसेंटली। तो टेक्टोनिक सेटिंग है यहाँ पे, आप जानते हैं पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है पूरा का पूरा ये एरिया, तो यहाँ तो आना ही है, यहाँ तो आना ही है। सिस्मिक एक्टिविटी, वॉल्केनिक एक्टिविटी होनी है। जब ऐश प्लूम निकलता है तो उसमें जो है शॉर्ट टर्म एयर क्वालिटी चेंज हो जाती है, क्लाइमेट पे भी इंपैक्ट पड़ता है। फाइन ऐश निकलता है जो वाटर कंटामिनेशन कर देता है, क्रॉप को डैमेज कर देता है। ला नीना के कारण जो है पैसिफिक फेज जो है जब कूल होता है तो उसके कारण रेनफॉल बहुत बढ़ जाती है, तो इससे जो है ट्रिगर होते हैं वॉल्केनिक मड फ्लोज। रेनफॉल जब बहुत हो जाती है तो वॉल्केनो से तो कचरा निकला, बट कचरा अपनी जगह पे है। बट यहाँ पे अगर बहुत बारिश हो जाए इंडिया में, इंडोनेशिया के एरिया में, तो फिर क्या होता है, जब बहुत बारिश हो जाए तो वॉल्केनो जो ऐसे खड़ा था उसके अराउंड जो कचरा जमा था वो सारा ना पिघल के आने लगता है और गांव वगैरह डूब जाते हैं। केरला में हुआ तो था, वो वॉल्केनो नहीं था, वो नॉर्मल मड स्लाइड था। बट वॉल्केनो वाला भी तो स्लाइड कर सकता है ना, हम ये बोल रहे हैं। तो वॉल्केनिक मड फ्लो जब स्लाइड करता है तो हम इसको बोलते हैं लहर। लहर निकली इंडोनेशिया में और लोग जो है लैंडस्लाइड में दब जाएंगे। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हमने पहले भी देखा था, 2026 में इसका एक्सपेंशन कर रहे हैं हम लोग, 2016 का ये स्कीम है। अब वाइल्ड एनिमल अटैक जो लोकलाइज रिस्क में काउंट कर लिए गए हैं तो उसके लिए भी इंश्योरेंस मिलेगा। इसके अलावा लोकलाइज वाइल्ड एनिमल अटैक पे भी, इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट जो है चाहते हैं तो वो सुअर वगैरह को डिक्लेयर कर सकती है ना, आपके वर्मिन। एक दूसरा, आपका खेत में जो है पैडी लगाने जा रहे थे चावल, वेट राइस कल्टिवेशन होता, लेकिन इन केस मेरे गांव में क्या हुआ कि रिवर जो है ओवरफ्लो करके सारे पैडी को उसने इतना भर दिया, खेत खत्म हो गया। तो पैडी का इनंडेशन हो जाए, पानी बहुत ज़्यादा भर जाए, वाटर लॉगिंग हो जाए रेनफॉल के कारण, तो ये ना 2018 में हटा दिया गया था कि इस पर आपको इंश्योरेंस नहीं मिलेगी। 2016 में आया था ये स्कीम, था उस टाइम पे, फिर हटा दिया गया था। इसको जो है रीइंस्टेट कर दिया कि देंगे इसके बदले इंश्योरेंस। खरीफ 2026 से एप्लीकेबल होगा। मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में काफ़ी इस तरह के बाढ़ है तो लोग परेशान थे। बिहार में भी आया था। एनिमल, नील गाय जो है, नील गाय गाय नहीं होती, नील गाय है, जंगली सुअर हो गया, एलिफेंट हो गया, खेतों को डिस्ट्रॉय करते हैं, तो इनके लिए कोई कवरेज नहीं था, अब हम इसको कवरेज दे रहे हैं। हालांकि एलिफेंट को तो हम वर्मिन डिक्लेयर नहीं कर सकते, लेकिन नील गाय और वाइल्ड बोर को डिक्लेयर कर सकते हैं। एलिफेंट तो आपके आ जाएगा, लिस्ट 1 में आ जाएगा, इंपॉर्टेंट है। पैडी कवरेज कॉन्टेक्स्ट रिमूवल 2018 में जब हमने किया था तो इंश्योरेंस का बर्डन जो है ये इंश्योरर का जो है बर्डन कम हो गया था, तो लोगों को तो नुकसान हो रहा था। बट फिर जो है फ्लैश फ्लड, अनसीजनल रेन्स आने लगे तो क्रॉप का लॉस होने लगा, तो बिहार, असम लिख ही दिया बिहार। आइए अब मैं स्पेसिस पढ़ाऊंगा, बीच में एक दो न्यूज़ भी पढ़ाऊंगा आपको। पहले न्यूज़ पढ़ा देता हूँ फिर स्पेसिस पढ़ाऊंगा। ये आपका जो है स्पेसिस तुमने, हाँ ये न्यूज़ पढ़ा देता हूँ पहले, फिर स्पेसिस पढ़ाऊंगा। तो मैं मार्क कर देता हूँ, एक न्यूज़ रेड सैंडर स्पेसिस में आ जाएगा, 2 3 छोटे छोटे न्यूज़ हैं, 4 5 6 7, उसके बाद स्पेसिस, छोटे छोटे न्यूज़ हैं। ओके चलिए, पहला न्यूज़ ये है कि अमीबिक मेनिंजो मतलब समझते हैं, दिमाग, दिमाग में अमीबिया घुस गया, पैरासाइट होता है ना अमीबिया, तो अमीबिक मेनिंजो एंसिफेलाइटिस। मेनिंजो मतलब दिमाग की जो लेयर्स होती है ना टिश्यू की, उसको मेनिंजाइटिस बोलते हैं। तो ये एंसिफेलाइटिस मतलब ब्रेन होता है, एनसी मतलब ब्रेन होता है, उसके लेयर्स जो है मेनिंजेस, उसमें इन्फेक्शन हो गया अमीबा के कारण, इसको ब्रेन फीवर बोल दीजिए। ये रिसेंटली केरला कर्नाटका में मिलता है और इसके जो है आपके अमीबिक मेनिंजो एंसेफेलाइटिस के केसेस राइज हो रहे हैं। पब्लिक हेल्थ एडवाइजरी आई थी। कॉज क्या है कि एक फ्री लिविंग अमीबा है जो कि वार्म फ्रेश वाटर में, पॉन्ड में, लेक में, रिवर में रहता है। इसका नाम है नेग्लेरिया फोवलेरी। अमीबा है, पैरासाइट है, प्रोटोजोआ है। ये नेसल पैसेज से लोग जब तालाब में पानी पीने का कुछ ऐसा होगा कंटामिनेटेड वाटर अपने लिए तो घुस जाएगा, बाथिंग के टाइम पे भी घुस सकता है, फिर ब्रेन में चला जाएगा, ब्रेन के टिश्यू को डिस्ट्रॉय करता है। ब्रेन के टिश्यू जो है मेनिंजाइटिस कहलाते हैं, इन्फ्लेमेशन, स्वेलिंग हो सकती है, आपकी डेथ हो सकती है। ओके, दूसरा जो है हम लोग पढ़ेंगे वन शक्ति जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है। अब आप इसके खिलाफ बोलें जो बोलें, बट ऐसा हुआ है कि पहले ये था ना कि कोई भी प्रोजेक्ट लगाने के पहले जो है आपको EIA कराना पड़ेगा, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, जिसमें ग्राम सभा के लोग वगैरह होते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है, प्रोजेक्ट लगा लो, पोस्ट फैक्टो एनवायरमेंटल क्लियरेंस ले लेना आफ्टर प्रोजेक्ट।
एनजीओ वन शक्ति एक तरफ लड़ रही थी, यूनियन ऑफ इंडिया एक तरफ लड़ रहा, तो कहीं ना कहीं यूनियन ऑफ इंडिया जीत गया। रिट पिटिशन था। सुप्रीम कोर्ट का पहला स्टैंड था, उन्होंने पोस्ट फैक्टो अप्रूवल जो है बैन कर दिया था कि पहले आपको ईआईए कराना पड़ेगा, है ना। प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल हमने देखा था कि प्रिवेंट करिए हार्म को बिफोर इट अकर्स। 2025 में फाइनली सुप्रीम कोर्ट कहता है कि अर्लियर रूलिंग को हम रिकॉल कर रहे हैं, प्रोजेक्ट लगा लो, बाद में मंजूरी ले लेना, क्लियरेंस बाद में ले लेना। यूनिफॉर्म नेशनल ऑर्गन ट्रांसप्लांट पॉलिसी क्या, सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टिव दिया कि हमारे कंट्री में ऑर्गन ट्रांसप्लांट की पॉलिसी जो है बहुत बेकार है। तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आप स्टेट में क्यों बांट रहे हैं इसको, नेशनल फ्रेमवर्क बनाइए ऑर्गन का, प्रोक्योरमेंट का, एलोकेशन का, एक नेशनल रेगुलेटरी सिस्टम बनाइए, सेंट्रलाइज ओवरसाइट करेगा, स्टेट लेवल की एजेंसीज उसको इंप्लीमेंट करेंगी नेशनल फ्रेमवर्क से अलाइन करके। यूनिफॉर्म प्रोसीजर होगा, चाहे डोनेशन हो, चाहे रजिस्ट्रेशन हो, चाहे ट्रांसप्लांटेशन का अप्रूवल हो। करंट सिस्टम में इशू है, हमारे पीछे क्या है, लॉ है क्या ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के लिए, हाँ लॉ है। थोटा थोटा ट्रांसप्लांटेशन तोता तोता अपनी बात करो। सो थोटा ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन एंड टिश्यू एक्ट 1994, इसका इंप्लीमेंटेशन अच्छे से कंट्री में हुआ नहीं, अनइवन हुआ। 1994 का लॉ है ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन एंड टिश्यू एक्ट। तो फ्रेगमेंटेड रजिस्ट्रीज बन गई हैं, ब्यूरोक्रेसी घुस गई है, रूरल पुअर अफेक्टेड सब में अलग अलग चल रहा है, रीजनल डिस्पैरिटी है। तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरला में अच्छा चल रहा है ये सब ऑर्गन ट्रांसप्लांट, हमारे बाकी राज्यों में तो हो ही नहीं रहा। नो सेंट्रलाइज वेटलिस्ट क्रिएट किया जाता है, एक पूरा ओवरऑल रजिस्ट्री रहे, वेटलिस्ट रहे, इसका बाकी है, इसका बाकी है, पहले इसको देंगे, पहले इसको देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। यूनाइटेड स्टेट्स में एक यूएनएस करके सिस्टम है, वहां पे पूरा का पूरा ना वेटलिस्ट बनता है नेशनल लेवल पे। केंदू लीफ का डिस्प्यूट हो गया, आपको पता है क्या, केंदू लीफ आता तो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस में है, तो ट्राइबल का पूरा राइट होना चाहिए। लेकिन उड़ीसा में जब आप केंदू लीफ बेचने, आप कलेक्ट कर सकते हो, बट जब उसका ट्रेड करोगे ना, एक्सपोर्ट वगैरह करोगे ना, तो वो उड़ीसा गवर्नमेंट देखती है। तो ट्राइबल इससे नाराज है। ट्राइबल का कहना है कि हम ट्रेड ट्रांसपोर्ट सब हमको दो। फॉरेस्ट राइट एक्ट अगर आप देखें, फॉरेस्ट राइट एक्ट, तो उसके हिसाब से तो ट्राइबल को मिलना चाहिए ना इस पे मोनोपोली। लेकिन स्टेट ने उड़ीसा में पैसा निकालती है, वो केंदू लीफ का जो है अपने अंदर रखती है। तो इसके लिए उन्होंने एक एक्ट लाया था, उड़ीसा केंदू लीव्स एक्ट 1961 में। स्टेट का मोनोपोली है, उड़ीसा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कॉर्पोरेशन है पूरा का पूरा, ओएफडीसी वही कंट्रोल करता है ट्रेड को, कंपनी बना रखी है ना, कॉर्पोरेशन बना रखा है। अब यही अगर आप फॉरेस्ट राइट एक्ट देखेंगे ट्राइबल लोगों के लिए, इसका सेक्शन है 31C, उसमें लिखा है कि फॉरेस्ट डवेलर का राइट है कि वो ओन करें, यूज करें, डिस्पोज करें, जैसे जो करना है करें, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस करें। तेंदुल लीफ तो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस ही है, बीड़ी का पत्ता जो होता है। कोर कल्प्रिट क्या है, ग्राम सभा ट्राइबल कोऑपरेटिव कह रहे हैं कि हमें दो ट्रेड करने के लिए राइट। स्टेट कह रहा है कि नहीं, मेरा मोनोपोली है, देख लो 1961 का, क्वालिटी सेफ्टी रेवेन्यू जो है हमको देखना है इसका। छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र में ग्राम सभा लेड है ट्रेड, है ना, और उससे लोगों की इनकम बढ़ी है, तो ये लोग भी डिमांड कर रहे हैं, गलत थोड़े ना कर रहे हैं। एक बीमारी है सिस्टिक फाइब्रोसिस, जो कि बहुत खतरनाक बीमारी है, ये जेनेटिक डिजीज है, किसी को हो गया तो रोक नहीं सकते। इसमें होता क्या ना, एक जीन होता है, उसमें म्यूटेशन हो जाता है, CFTR जीन कहलाता है, सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांसमेम्ब्रेन कंडक्टेंस रेगुलेटर। अब करता क्या है कि ये जीन जो है इंस्ट्रक्शन रखता है, इंस्ट्रक्शन मतलब क्या, जीन से जो आरएनए बनेगा, आरएनए से प्रोटीन बनता है, तो लास्ट में जो प्रोटीन चैनल बने फॉर क्रिएटिंग, इसमें ये इंफॉर्मेशन है कि एक प्रोटीन चैनल बनेगा जो कि सेल मेम्ब्रेन से क्रॉस कराएगा क्लोराइड के आयन को। तो कहीं ना कहीं क्लोराइड पहले भी आपको पता था नमक से वाटर बैलेंस होता है, तो वाटर बैलेंस मेंटेन रहेगा क्लोराइड के आयन के ट्रांसपोर्ट होने से। म्यूकस का जो है विस्कोसिटी वो भी मेंटेन रहेगा टिश्यू में, क्लोराइड जब बाहर जाएगा तो म्यूकस का विस्कोसिटी भी मेंटेन करेगा, सेल के अंदर का जो है ओवरऑल वाटर बैलेंस भी मेंटेन करेगा। अगर ये खराब हो जाए तो इससे क्या होगा, ये जो है ना चैनल बनते ही नहीं, चैनल बनेगा ही नहीं, तो लास्ट में इसका ट्रांसपोर्ट ठीक से नहीं होगा, बैलेंस नहीं होगा, तो ऑर्गन डैमेज हो जाते हैं, म्यूकस जो है बहुत थिक क्रिएट होता है। अब क्या है, जेनेटिक डिजीज जो है, इसमें जब जीन में म्यूटेशन हो जाए किसी के, थिक म्यूकस, लंग में जो है म्यूकस भरने लगता है, पैनक्रियाज अफेक्ट होने लगता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम खराब हो जाती है, डाइजेस्टिव डिसफंक्शन, मौत हो जाती है। इसके लिए एक ड्रग है त्रिकाफ्टा, बट इसका कॉस्ट आप देखिए $3 लाख से ऊपर है पर ईयर, आपको लेना पड़ेगा, ये इतनी खतरनाक चीज है। तो न्यूज में आई थी, इतना इन्फॉर्मेशन काफी है कि इससे क्या होता नहीं होता, इसमें क्या मतलब कैसे होता है, ये मैकेनिज्म समझ गए तो काफी है। बांग्लादेश का एक मॉडल है, इसने क्या किया है, ट्रिप्स के हिसाब से फ्लेक्सिबिलिटी निकाली है कि चलो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की बात करते हो ना, बट बांग्लादेश की खासियत क्या है कि ये ना लीस्ट डेवलप्ड कंट्री का स्टेटस लिए हुए है, हम तो डेवलपिंग कंट्री। अब एलडीसी को क्या है कि WTO को ट्रिप्स से एग्जाम्पशन है 2026 तक, तो इसका फायदा उठाता है, ट्रिप्स के जो ग्लोबल IP रूल्स हैं इसको फॉलो करने ही नहीं है। तो फायदा क्या है कि इट कैन प्रोड्यूस पेटेंटेड ड्रग्स विदाउट लाइसेंस, हमें कंपलसरी लाइसेंसिंग के लिए 20 ईयर्स वेट करना पड़ता है, डेवलपिंग कंट्री है। बांग्लादेश में सीधे जिस दिन इन्वेंशन हुआ उसी दिन कॉपी कर दो, एलडीसी को एक्सपोर्ट कर देता है, एलडीसी को एक्सपोर्ट करना अलाउड है, चाहे तो करते, पैसे कमा लेता है। तो आज ये 150 कंट्री को एक्सपोर्ट कर रहा है, 97% डोमेस्टिक डिमांड भी प्रोड्यूस कर रहा है, तो किसी से बांग्लादेश दवाई ले ही नहीं रहा।
फीचर क्या है, बहुत अच्छा रेगुलेट करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, बट हमारा प्रॉब्लम है, हमें ट्रिप्स के हिसाब से कंप्लाई करना पड़ता है, 20 साल वेट करना पड़ता है। तो जेनरिक प्रोडक्शन हम करते हैं, बट इतना भी नहीं कि कंपलसरी लाइसेंसिंग के बिना कर लें। तो हम लोग जो है वॉलंटरी लाइसेंसिंग, कंपलसरी लाइसेंसिंग पे बिलोंग ये करते हैं, रिलाई करते हैं। ये पेटेंट होल्डर को, अब मैं तो बहुत नहीं मानूंगा क्योंकि पेटेंट होल्डर को तो 20 ही साल फेवर मिलता है, उसके बाद तो दिक्कत आती है, बट ठीक है। तो फ्रेगमेंटेड रेगुलेशन, सेफ्टी कंसर्न एक हमारे फार्मा का प्रॉब्लम है जेनरिक मेडिसिन बनाने में, कि इंडिया के टॉक्सिक कफ सिरप जो है, आपको पता है गाम्बिया उज्बेकिस्तान में डेथ हुई लोगों की, रेगुलेटरी गैप, ये एक मुद्दा है। एंड सातवां न्यूज़ है कि इंडिया का बायोडाइवर्सिटी स्टेटस क्या है। ओवरऑल इंडिया में बहुत सारे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं। दुनिया भर के 8% ग्लोबल प्लांट स्पीसीज यहाँ पे है, 7.5% एनिमल स्पीसीज यहाँ पे है, जबकि इंडिया में 25% लैंड एरिया है ओनली पूरी दुनिया का। ये एंडेमिक है। 80%, 8% ग्लोबल प्लांट यहीं पाए जाते हैं जो कहीं और नहीं, 7.5% एनिमल स्पीसीज यहीं जो कहीं और नहीं। लैंड कितना, ओनली 2.4, तो उसके हिसाब से 4 गुना है हमारा प्लांट एनिमल दोनों। आईयूसीएन वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस हुआ था अबू धाबी में, इधर यूएई का कैपिटल अबू धाबी, 2024 में। तो इंडिया ने एक नेशनल रेड लिस्ट असेसमेंट इनिशिएटिव बताया कि हम लोग जो है आईयूसीएन के हिसाब से खुद का एक रेड लिस्ट जो है उसके लिए असेसमेंट करेंगे, तो आप हमारे रेड लिस्ट में अपडेट कर देना जो आप करते हो। देन इंपॉर्टेंट होता है लिविंग प्लानट रिपोर्ट। लिविंग प्लानट रिपोर्ट कौन निकालता है? WWF और ZSL। WWF क्या है? द लिविंग प्लानट रिपोर्ट इज रिलेटेड बाय वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। WWF एक एनजीओ है, हर 2 साल में निकलता, बाई एनुअल है, बाई एनियल है, 2 साल में एक बार निकलता है। तो ये वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के साथ ना एक जूलॉजिकल सोसाइटी ऑफ लंदन भी कोलाबरेट करता है, ये याद रखिएगा थोड़ा, ठीक है। इसमें कोई इमेज तो नहीं मैंने छोड़ी, जस्ट लेट मी चेक, कोई इमेज तो नहीं मैंने छोड़ी, इमेज क्योंकि बहुत ध्यान से डली हुई है तो इमेज नहीं छूटना चाहिए। चलो फर्स्ट पेज से देख लो एक बार। इसमें तो इमेज पढ़ा के मैंने हटा दी सारी, ठीक है ठीक है। इसमें चंबल का इमेज वगैरह था सारा, वो इस पेज में डला हुआ है। और यहाँ पे जो है सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस कर दिए, कोई भी इमेज नहीं छोड़ी। और यहाँ पे जो है इमेज नहीं है, एक न्यूज़ यहाँ से आएगी हिमालयन ब्लैक बियर का, एंड यहाँ पे लाइंस में डाला हुआ है, हाँ वी आर राइट, ऑल गुड। तो वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर एंड साथ में जो है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ लंदन जो है कोलैबोरेट करके लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2024 का, अब 26 का आएगा, आपको नहीं पढ़ना। वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन डिक्लाइन हो गई, एवरेज 73% 50 ईयर्स में। एंड टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म वो भी है 69% कम हो गए, माइनस है। मरीन ऑर्गेनिज्म भी 56% माइनस हो गए। फ्रेश वाटर में जो है हाईएस्ट डिक्लाइन हुआ 85%। टेक्सोनॉमिक बायस भी है, हिडन डिक्लाइन भी है कुछ, जो कई सारे जो टैक्स हैं उन पे हम फोकस नहीं करते, हमें जो बड़ा बड़ा दिखता है उसी पे फोकस करते हैं। फ्रॉग, स्नेक, बर्ड, पॉलिनेटर पे हम कहाँ फोकस करते हैं? बीज की हम कितनी स्पेसीज देखते हैं? अब उन्हीं का डिक्लाइन भी हो रहा है, इकोसिस्टम के लिए ये सारे इंपॉर्टेंट भी हैं, तो इकोसिस्टम इनस्टेबिलिटी होगी। इंडिया के वल्चर की बात करें तो व्हाइट रम्प्ड वल्चर जो है -67%, हालांकि हम इंप्रूव कर रहे हैं। इंडियन वल्चर जिसको बोलते हैं 48%, वहां गिरावट। स्लेंडर बिल्ड वल्चर जो है उसमें भी गिरावट, हम ठीक है प्रोटेक्ट कर रहे हैं। नेटिव बीज उड़ीसा में 80% डिक्लाइन हो गया हमारे बी का, नेटिव बी का, वहीं के रहे हैं ये। पॉलिनेशन का क्राइसिस हो जाएगा तो एग्रीकल्चर खराब नहीं हो जाएगा, पहले भी बताया। नॉलेज गैप है, इंसेक्ट प्लाइज, बेटल्स, बटरफ्लाइज पे कौन रिसर्च करता है? बट फूड सिक्योरिटी के लिए यही इंपॉर्टेंट है। ओके, यहाँ पे एक चीज बढ़ा दूं, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट एक एजेंसी आएगी अभी यहाँ पे, चलो मैं पहले ये पढ़ा देता हूँ। ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी का क्राइसिस, यूएन की रिपोर्ट। यूएन की रिपोर्ट में यूनाइटेड नेशन की ढेर सारी ऑर्गेनाइजेशन, तो पहला ऑर्गेनाइजेशन है यूएनईए, लेकिन ये आपने सुना नहीं होगा, आपने यूएनईपी सुना होगा, राइट? यूएनईए क्या है? यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट असेंबली। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट असेंबली जो है हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है एनवायरनमेंटल मैटर में। और 193 जितने भी यूनाइटेड नेशन के मेंबर है वो सारे ग्लोबल एनवायरनमेंटल एजेंडा पे यहाँ पे मिलते हैं। ये यूएन एनवायरनमेंटल असेंबली, जब यूएनजी की ही एनवायरनमेंट पे मीटिंग होगी तो यूएन एनवायरनमेंट यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट असेंबली बोली जाएगी। 2012 में ये शुरू हुआ था और ये जो है यूएन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के साथ जो है उसी का गवर्निंग बॉडी की तरह काम करता है। तो यूएनईपी का गवर्निंग बॉडी हो गया यूएनईए। 193 मेंबर्स, 2012 में शुरुआत हुई थी। अब ये भी जो है मीटिंग करता है बाई एनियली नैरोबी केन्या में, और वहां पे डिस्कस होते हैं क्रिटिकल मैटर, क्लाइमेट चेंज और बायोडाइवर्सिटी लॉस से सबसे रिलेटेड। तो इसका एक रिपोर्ट है, वो कहता है कि बायोडाइवर्सिटी लॉस फास्टर देन प्रोजेक्शन, जितना आप मान रहे हो उससे ज्यादा लॉस हो रहा है। और एक है सियाराम, वो सियाराम नहीं है, भगवान नहीं है, सिस्टम ऑफ एनवायरमेंटल इकोनॉमिक अकाउंटिंग बोलते हैं उसको। एनवायरमेंटल इकोनॉमिक अकाउंटिंग अपने आप से ही समझ सकते हैं, बिजनेस एनवायरमेंट इकोनॉमी हमने कई बार डिस्कस किया, सब एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। जब आप सिस्टम ऑफ एनवायरमेंटल इकोनॉमिक अकाउंटिंग पढ़ेंगे, ये भी यूएन का है, तो बोलता है कि 50% जो है इकोसिस्टम डिग्रेड हो चुके हैं, उससे भी ज्यादा इंपैक्ट। एंड वर्स्ट जो है कोरल रीफ पे इंपैक्ट पड़ा है, वेटलैंड खराब हुए हैं, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जो कि सबसे इंपॉर्टेंट। अब यही यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम जिसका हेडक्वार्टर नैरोबी में है और उसी का गवर्निंग बॉडी यूएनईए है, एनवायरमेंट असेंबली, ये ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी आउटलुक लेकर आता है। ये काफी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है और कहता है कि एक्सटेंशन के रेट जो है ऑलमोस्ट 100 से 1000 गुना ज्यादा हो चुके हैं नेचुरल रेट से। ओके, ड्राइवर क्या है? एग्रीकल्चर, पॉल्यूशन, क्लाइमेट शिफ्ट
एंड एक है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली सिंपली, तो उसका एक ट्रिपल प्लानिटरी क्राइसिस है। प्लीज रिमेंबर, यूएनजीओ की रिपोर्ट है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की रिपोर्ट है, अंगा की रिपोर्ट है। ट्रिपल प्लानिटरी क्राइसिस, बायोडाइवर्सिटी लॉस 1 क्राइसिस, क्लाइमेट चेंज 2 क्राइसिस, पॉल्यूशन 3 क्राइसिस। यही 3 चैप्टर आपको पढ़ने भी होते हैं यूपीएससी में। इकोसिस्टम के बाद जो 3 मेन टॉपिक है जो आपको यूपीएससी में एनवायरमेंट पे पढ़ने होते हैं, तो पॉल्यूशन, क्लाइमेट एंड बायोडाइवर्सिटी। ट्रिपल प्लानिटरी क्राइसिस, एसडीजी रेस हो रहा है इससे। आइए हम आप स्पेसिस डिस्कस कर लेते हैं। जितना मैंने मेंशन किया तो सारा पढ़ा दूंगा स्पेसिस। तो पहले हम लोग यहाँ पे जो है हमने मिस किया था उस पर चलेंगे। तो हम सबसे पहले चलेंगे हिमालयन ब्लैक बियर पे, और उसके बाद रेड सैंडर्स पे, जिसमें लास्ट 2 ईयर्स में क्वेश्चन पूछा गया, पहले भी पूछा गया, मल्टीपल टाइम पूछा गया। तो हिमालयन ब्लैक बियर, साइंटिफिक नाम आपको याद नहीं रखना होता। आइए, ये जो है एशियाटिक ब्लैक बियर यही है, वल्नरेबल स्टेटस है। स्टेटस आजकल नहीं पूछते। शेड्यूल 1 में आता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के, हिमालयन रीजन में है। दैट मीन्स कि इंडिया, नेपाल, भूटान, चाइना, पाकिस्तान। तो आपको ये जानना है कि खाली इंडिया में नहीं है, हिमालयन एरिया में है। तो आपको जो है भूटान, पाकिस्तान, चाइना हर जगह मिलेगा। एलिवेशन है इसकी एक 1000 मीटर के ऊपर रहेगा। टेम्परेट ब्रॉडली फॉरेस्ट में, अल्पाइन स्क्रब वगैरह में। क्लाइमेट चेंज जब भी होता है तो ये एक सुप्त अवस्था में चला जाता है। हाइबरनेशन में बहुत ज़्यादा विंटर में जो ऑर्गेनिज्म विंटर के टाइम पे बिल्कुल शिथिल हो जाते हैं, सांस लेना कम हो जाता है, अपनी मेटाबॉलिज्म प्रोटेक्ट करते हैं क्योंकि खाना नहीं, उसको हाइबरनेशन बोलते हैं। और गर्मी में कोई करे तो एस्टिवेशन बोलते हैं। कंगारू रैट वगैरह गर्मी में करते हैं एस्टिवेशन। तो वार्मर विंटर के बाद जो है हाइबरनेशन करके जब विंटर वार्म होते हैं तब निकल जाता है। ये ईयर राउंड एक्टिविटी है, इस तरह का पूरा साइकिल है ये। ह्यूमन से कन्फ्लिक्ट जो उत्तराखंड में हो रहा है, कई बार अटैक हुए हैं। एंड देन बताइए कि कई जगह पे तो उसको शूट एट साइट का ऑर्डर भी दे देगा। पौरी में, पौरी गढ़वाल हैबिटेट लॉस, डिफॉरेस्टेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रेगमेंटेशन के कारण। एंड कंजर्वेशन की बात करें तो दाचिगम नेशनल पार्क जो है जम्मू कश्मीर का, वहां मिलेगा। एंड ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जो हिमाचल प्रदेश में है, ना कि लद्दाख में, वहां मिलेगा। रेड सैंडर्स की बात कर लें, रक्तचंदन, आंध्र प्रदेश का ये एरिया देखिए, ना कि तेलंगाना। आंध्र प्रदेश का ये एरिया जो है आपका पूरा का पूरा, ये आपका एरिया नेल्लोर, प्रकाशम, कडपा, चित्तूर, अनंतपुर, कर्नूल का एरिया, ये पूरा एरिया जो है ना, यहाँ पे छोटा सा एक पॉकेट है 5200 स्क्वायर किलोमीटर का, डेक्कन में पालकोंडा एंड शेषाचलम हिल्स के पास आप मान लीजिए, चित्तूर में नॉट चित्तौड़, सॉरी चित्तूर। और यहाँ पे नल्ला मल्ला फॉरेस्ट भी काफ़ी फेमस है। तो यहाँ पे आपके वाइल्ड में ग्रो करता है आपका रेड सैंडर्स। कहीं कहीं कर्नाटका एंड तमिलनाडु में भी पैचेज हैं, बट वो इंपॉर्टेंट नहीं है। आप इसको यहीं का मान के चलिए, आंध्र प्रदेश में, और इंडिया के बाहर कहीं नहीं मिलता। तो रेड सैंडर्स जो है डीजीएफटी, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, कहते हैं कि एक्सपोर्ट का कोटा हमने इसका बढ़ाया। बोले कि इसको तो काटने पे अलाउ नहीं है। पेड़ गिरते भी तो हैं, कोई नहीं करते, गिरते भी तो हैं, तो बेचना तो क्या दिक्कत है। एक्सपोर्ट का कोटा हमने पहले बहुत कम करके रखा था, इसको हमने बढ़ाया हल्का सा, 100 बढ़ाया है। स्पेसिस हार्डवुड ट्री है ये, बाय द वे इंडेमिक है एकदम। ईस्टर्न घाट के बाहर नहीं मिलेगा, इंडिया के बाहर नहीं मिलेगा, आंध्र प्रदेश में ही मिलेगा। फर्नीचर वगैरह बनाते हैं, हम लोग तो नहीं बनाते, बट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट चाइना वगैरह में काफ़ी फेमस है। नेचुरल डाइज वहाँ पे काफ़ी इसकी इज्जत है। इलीगल है इसका ट्रेड करना, इसके लॉगिंग करना, स्मगलिंग करना। हॉटस्पॉट क्रिएट हो चुका है शेषाचलम में। मूवी आपने देखी है, रक्तचंदन पे कई सारी मूवी बनती हैं। नल्ला मल्ला हिल्स। डिमांड ईस्ट एशिया, चाइना, जापान में ज़्यादा है। ब्लैक मार्केट है यहाँ पे करोड़ का। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने एक्सपोर्ट बोल दिया कि ओनली लीगली सोर्स्ड होगा, जो हम करेंगे, सरकार करेगी, कोई और नहीं कर सकता। सर्टिफाइड स्टॉक होगा, आप इसके स्मगलिंग नहीं कर सकते। गवर्नमेंट ने सीज कर लिया नेचुरली फॉलन ट्रीज को, और उसी को जो है एक्सपोर्ट करती है गवर्नमेंट, कोटा बना के। IUCN के हिसाब से इंडेंजर्ड है, साइट्स के हिसाब से अपेंडिक्स 2 में है, रेगुलेटेड ट्रेड है, और इंडिया रेगुलेटेड ट्रेड कर ही रही है। तो ये हो गया स्पेस का सारा बायोडाइवर्सिटी। नाउ कम टू छोटा छोटा मिशमी टैकिन, ताकि ताको, ताकि किसी को ताकना, मिशमी टैकिन, किसी को मिस करते हैं तो आप देखते हैं ना, ताकते हैं उसके रास्ते। तो किसी को मिस करके आप उसका रास्ता ताके, तो इसको हम बोल देंगे मिस मी टैकिन। तो नेक्स्ट टाइम आपको जो है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से बात करना होगा तो आप उसको बोलना मिस मी एंड देन ताकिन। मिसमी ताकिन जो है, इसको हम लोग बात करें तो लोकेशन मिशमी हिल्स में है। मिशमी हिल्स बाय द वे अरुणाचल प्रदेश में है। इस तरह की इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट होती है। बट ये क्या ओनली इंडिया में नहीं, चाइना म्यांमार में भी है, अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर पे है। इसका एक स्पेसिस गोल्डन है, वो चाइना में है। एंड सिचुआन, ऑब्वियसली नाम से पता चल रहा है, सिचुआन बेसिन है चाइना में। भूटान टाकिन है, अलग अलग स्पेसिस है ना। IUCN के हिसाब से वल्नरेबल है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में तो शेड्यूल 1 में ही आएगा। लॉगिंग, हंटिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर सब के ये परेशान है। संगाई डियर, इस पे क्वेश्चन कई बार आए हुए हैं। आप देखिए मणिपुर में एक केबुल लमजाओ नेशनल पार्क है। एक्चुअली में ये पॉन्ड है, लेक है, बट क्या होता है ना कि सड़ी गले खरपतवार जैसा पूरा पूरा एक जमीन का टुकड़ा टाइप का यहाँ पे बहता रहता ना, फ्लोट करता रहता है, तो उस पर ये लोग कूदते रहते हैं, तो डांसिंग डियर बोलते हैं। केबुल लमजाओ पूरे के पूरे वाटर बॉडी के साथ ये सारा फ्लोटिंग, फुमड़ी बोलते हैं जो फ्लोट करता है, वेजिटेशन सड़ा गला और हरा भी रहता है थोड़ा बहुत, तो उसको फुमड़ी बोलते हैं। तो फुमड़ी पे जो ये कूदता रहता है, तो यही जो है आपका संगाई डियर है, डांसिंग डियर है, यही वाला कूदता रहता है। और
नेशनल पार्क जो है ओवरऑल इसको मिला के जब हम बोलते हैं पानी के साथ फुमड़ी को, तो उसको बोलते हैं केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। लोगों से बोलेंगे तो खाली बोल लेक का नाम लेंगे, लोकतक, है ना, वही लेक का नाम ले लेंगे खाली, लोकतक। ओके, सो रेंज क्या है साउथ ईस्ट एशिया में, इंडिया वियतनाम में भी इसकी वैराइटीज हैं। इंडेंजर्ड है, वाइल्ड तो ऑब्वियसली शेड्यूल 1 में आएगा। कंजर्वेशन एक्शन प्लान इसका एक 2016 से 25 का चल रहा है। इसमें वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून वाली, साथ ही साथ मणिपुर का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, और ये जो काम्पा फंड बनता है जंगल काट के, वो सारे कोलैबोरेट कर रहे हैं। इन ब्रीडिंग से प्रॉब्लम हो रही है, सिबलिंग लोग जो है आपस में इन ब्रीडिंग कर रहे हैं, इंसेस्ट चल रहा है। पॉल्यूशन एग्रीकल्चर का रन अप से तो ऑब्वियसली फर्टिलाइजर वगैरह से प्रॉब्लम होगी। ये नीलगिरी तार है, पहाड़ी पे चढ़ रहा है। नीलगिरी तार जो आपको पता है वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट में तमिलनाडु केरला के बॉर्डर वगैरह पे मिलता है। इंडेंजर्ड है, वाइल्ड लाइफ शेड्यूल में तो ये 1 में है। डिफॉरेस्टेशन इन्वेजिव स्पेसीज से परेशान है। कश्मीर का जो है मरखौर है ना, पाकिस्तान का आपको जानते हैं, पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मरखौर। तो इसकी लोकेशन पाकिस्तान, पीओके, अफगानिस्तान, जम्मू कश्मीर में भी है। नियर थ्रेटेंड है, वाइल्ड लाइफ शेड्यूल में तो 1 ही आएगा। अंगा के हिसाब से मई 24 इंटरनेशनल डे ऑफ मरखौर मना रहे हैं, पाकिस्तान ने करवाया ये, है ना, पाकिस्तान का नेशनल एनिमल यही है ना। यही होगा यार, सर्च क्यों कर रहा हूँ मैं, हाँ मरखौर ही है। तो उसने करवा दिया इंटरनेशनल डे ऑफ मरखौर, हमारे लिए भी है इंपॉर्टेंट। डेवलपमेंट ग्रेजिंग पोचिंग से इसको प्रॉब्लम हो रही है। ग्रेस स्लेंडर लोरिस बहुत आलसी होता है, लोरिस बहुत आलसी होता है, धीरे धीरे। तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, आंध्र प्रदेश हर जगह मिल जाएगा। ग्रेस स्लेंडर लॉरिस की बात करें तो नियर थ्रेटेंड है, हंटिंग, पेट ट्रेड, प्यारा सा लगता है, लोग इसको जो उठा लेते हैं। नीलगिरी लंगूर भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये देखिए इसका फेस। नीलगिरी लंगूर जो केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका सब में मिल जाएगा। नीलगिरी मतलब कि सब में, तीनों में, है ना। वल्नरेबल है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन शेड्यूल में 1 में है। पोचिंग, रोड किल, हैबिटेट लॉस। पोचिंग तो कोई क्या करेगा इसकी, बट मर जाते कई बार एक्सीडेंट वगैरह के कारण। अब इसकी भी कोई पोचिंग करे तो हैवान है वो, है ना, लंगूर की भी क्या ही बोलूँ मैं आपको। ये बहुत प्यारा सा जो मंकी है ना, ये लीफ मंकी है, इसको बोलते हैं क्योंकि इसका नाम ये प्यारे लीफ मंकी है। फायरेस, आप इसको प्यारे पढ़ लेना, प्यारा है बहुत ना। देखो देखो, इमेज बड़ा करके दिखाता हूँ कितना प्यारा है। छोटू को देखो गोदी में जो कितना प्यारा सा मुंह है, आंखें देखो कितनी टॉय सी बिल्कुल। तो प्यारे लीफ मंकी है यार, छोटे छोटे होता है। असम, त्रिपुरा, मिजोरम, बांग्लादेश, नॉर्थ ईस्ट में बांग्लादेश भी है। इंडेंजर्ड है, फ्रेगमेंटेशन, हंटिंग कुछ लोग करते, इसकी भी हंटिंग। गीज गोल्डन लंगूर, ये असम में पाया जाता है ओनली, इंडेंजर्ड है। ये देखिए गीज गोल्डन लंगूर, गोल्डन शरीर है, मुंह तो काला ही है। वेस्टर्न हुलॉक गिबन, हुलॉक हुलॉक, ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया में है। असम, अरुणाचल, मेघालय, मिजोरम सब जगह है ये। इंडेंजर्ड है, फ्रेगमेंटेशन, हंटिंग, ये इसकी प्रॉब्लम है, वेस्टर्न हुलॉक गिबन। आइए, लैंड टेल्ड मकाक, आप जानते हैं सारे, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, केरला का। वेस्टर्न घाट में केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु में पाया जाता है, ये इंडेंजर्ड है ना, लैंड टेल्ड मकाक। ये टेल जो है इसके कारण लायन जैसा टेल है, मेन भी थोड़ा, मैं तो कहूँ मेन भी लायन जैसा इसका, बट ये है मकाक है ना, मतलब बंदर जैसा है। आइए, रॉयल पीका, पीका इज सो क्यूट, देखिए खरगोश है एक तरह का, चूहा है खरगोश, जो बोले एक ही चीज होती है। रॉयल पीका, पीका ये वेस्टर्न हिमालयस में है ना, वेस्टर्न हिमालयस में, लद्दाख में आपको पीका मिल जाएगा शायद। लिस्ट कंसर्न है, काफी होते हैं पीका, क्लाइमेट चेंज आइसोलेशन के कारण इसको जो है अकेलापन फील हो रहा है। ये पिग्मी हॉग है, कहने को तो सुअर है, बट छोटे छोटे होते हैं। असम में है, खत्म हो रहे थे एक टाइम पे तो क्रिटिकली इंडेंजर्ड हो गए थे, अब इंडेंजर्ड है। ग्रास बर्निंग से भी बेचारे मर जाते हैं, ग्रेजिंग से मर जाते हैं, कुछ लोग उनको खा भी जाते हैं। मानस अब क्या ही खाएंगे, बहुत कम है, 20, 25, 30 ऐसे हैं। मानस नेशनल पार्क, ओरांग नेशनल पार्क असम के ग्रासलैंड में पाया जाता है। ये हेजॉग है है ना, हेजॉग है, कांटे इसके कांटे। हेजॉग का लोकेशन है पेनिनसुलर इंडिया में, तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश, मतलब लीस्ट कंसर्न है, ग्रासलैंड के डिग्रेडेशन के कारण थोड़ा परेशान है, बट ये रहता है डेक्कन प्लेटू के अराउंड। मद्रास हेजॉग नाम है, लेकिन पूरे डेक्कन प्लेटू में रहता है। आप ये देख रहे हैं कैट, मैंने जानबूझ के फिशिंग कैट का इस बार जो है फिश के साथ इमेज डाल दिया, क्योंकि एक बार यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा कि इसमें से कौन सा एनिमल स्टिक का यूज करके इंसेक्ट निकाल सकता है, तो लोगों ने देखा फिशिंग कैट, तो लोगों को लगता है कि वो फिशिंग करता होगा लकड़ी से, तो ये भी कर सकता है। मछली खाती है बंदर, सॉरी मछली का ये बिल्ली, आप भी अपनी बिल्ली को मछली दो ना, खाएगी बहुत प्यार से, फिशिंग कैट है ना। ओके, इंडस बेसिन, गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन, ये पिछले लेक्चर में पढ़ा है। वल्नरेबल है, वेटलैंड के लॉस से परेशान है, सुंदरबन के डेल्टा वगैरह में भी है। असम में काफी कम बचे हैं। ये है ट्रैगोपन, देखो ब्राइट ट्रैगोपन, ये सारे मुर्गी जैसे लगते हैं, बट इनको लोग खाते नहीं, कभी बार पूजा भी करते हैं। इस तरह के सारे जो हैं गीज बोले जाते हैं ना सारे। तो ये लोकेशन अरुणाचल, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, वल्नरेबल है, कुछ लोग हंटिंग कर दे रहे हैं इसकी। ये ब्लाइट ट्रैगोपन है ना।
ये चीर पेजेंट है। चीर पेजेंट जो है आपके वेस्टर्न हिमालयस में है, पाकिस्तान नेपाल में भी है और वल्नरेबल है। फ्रेगमेंटेशन, ग्रेजिंग, हंटिंग इसके लोग कर लें। चीर पेजेंट बहुत सुंदर। और ये है ब्लैक नेकेड क्रेन, जिसकी जो है बहुत इज्जत है। ब्लैक नेकेड क्रेन की जोड़ा है ये। लद्दाख अरुणाचल में मिल जाएगा। कहीं ना कहीं बुद्धिस्ट का एरिया हो गया तो वो लोग इसको पूजते हैं, अरुणाचल में पूजते हैं, तो प्रोजेक्ट लगता है तो वो लोग विरोध करते हैं। नियर थ्रेटेंड है, वाइल्ड लाइफ में तो वन में रहेगा ही। डेवलपमेंट, डॉग एग्रीकल्चर, देख रहे हैं, हंटिंग नहीं, कोई नहीं इसको हंट करेगा। ब्लैक नेकेड क्रेन की बहुत पूजा होती है। तो डेवलपमेंट के कारण, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण प्रॉब्लम हो गई। डॉग कई बार अटैक कर देते हैं। एग्रीकल्चर के कारण जो है लोग जंगल काट रहे हैं, तो सब कुछ होगा ही। वेस्टर्न ट्रैगोपन, थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखाया था, तो आपको दिखाया था ये वाला ट्रैगोपन, ब्लैक ट्रैगोपन, बिल्कुल उसी से मिलता जुलता वेस्टर्न ट्रैगोपन है। ये वेस्टर्न हिमालयस में है तो वेस्टर्न ट्रैगोपन नाम हो गया। फॉरेस्ट लॉस से परेशान है। देन ये देखिए कछुआ, ये है रेड क्राउन रूफ टर्टल। इसका जो क्राउन है यहाँ पे थोड़ा सा रेडिश दिख रहा होगा आपको, रूप जैसा, रेड क्राउन रूफ टर्टल। ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, तो याद रखना है आपको। गंगा बेसिन, सुंदरबन के एरिया में मिलेगा ये। इनब्रीडिंग प्रॉब्लम है, पॉपुलेशन इतनी कम है कि सिबलिंग में हो रहा है। ये पीआईबी में आर्टिकल आया था जो कि रिसेंटली, तो मैंने जो है ऐड कर दिया। आप नोट्स पे लिंक पे क्लिक करिएगा तो मिल जाएगा। बंगाल फ्लोरिकन तो मिलता नहीं अब, बट पिक्चर हमने ऐसे बनाई है पेंट करके। ये तराई एरिया है जो नेपाल इंडिया का बॉर्डर, तो यूपी असम के बॉर्डर एरिया में क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। ये बंगाल फ्लोरिकन अब मिलता भी नहीं है। एग्रीकल्चर का एक्सपेंशन है, इन्वेजिव स्पेसिस फायर वगैरह से परेशान है। गंगेज डॉल्फिन, सॉरी ये इंडस रिवर डॉल्फिन है, मिलते जुलते ही होते हैं। इंडस रिवर डॉल्फिन जो है, इंडिया की बात करें तो ब्यास रिवर में मिल जाएगी, पंजाब में थोड़ा सा हमने वहाँ पे प्रोटेक्ट किया है, थोड़ा बहुत पाकिस्तान में है, बट इंडेंजर्ड है। पाकिस्तान में तो खत्म ही हो गया वो। भूलन भी, भूलन भी बोलते हैं। फिशिंग, डैम, पॉल्यूशन के कारण परेशान है। एंड किंग कोबरा आ जाइए। किंग कोबरा का एरिया याद रखिएगा, खाली इंडिया नहीं, कई लोगों को लगता है। घने जंगल मिलने चाहिए। यहाँ चले जाओ वेस्टर्न घाट, यहाँ चले जाओ नॉर्थ ईस्ट से लेके पूरा इधर का एरिया, यहाँ चले जाओ देखो नेपाल, पूरा साउथ ईस्ट एशिया, चाइना, पूरे सारे आइलैंड पे है किंग कोबरा। ये लोग बहुत वीडियो भी तो बनाते हैं। किंग कोबरा ऑफ यू फैगस हन्ना, साउथ से लेकर साउथ ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया हर जगह वल्नरेबल है। रीवैल्यूएशन की गई थी। हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, ह्यूमन कन्फ्लिक्ट जो है इसके कारण जो है परेशान है। अब किंग कोबरा को भी कुछ लोग मार जाए तो क्या करें, बट याद रखिएगा किंग कोबरा थूक के आपको मार सकता है, दूर से फूकता है, मतलब थूक के तो नहीं मार सकता, जहर अंदर जाना चाहिए। पता है ना आपको, जहर पीने से आप नहीं मरते। कई लोग स्नेक का जो है वेनम पी जाते हैं बट फिर भी नहीं मरते। वो एक्चुअली में बहुत ज़्यादा ड्रग जैसा इफेक्ट देता है, बहुत ज़्यादा। तो कुछ लोग कंज्यूम करते हैं। आपने सुना होगा कुछ यूट्यूबर को जो है जेल वगैरह की बात हुई थी, स्नेक वेनम का कंजम्पशन का जब पता चला था, क्योंकि मना है ना, स्नेक तो पेट नहीं रख सकते ना, स्नेक नॉट अलाउड, वाइल्ड है। तो स्नेक वेनम में क्या होता है कि अगर आपके पेट में कोई भी अल्सर नहीं है तो डाइजेस्ट होकर निकल जाएगा, मरोगे नहीं। लेकिन अगर पेट में अल्सर है, अगर टीथ में कोई ऐसा है जहां ब्लड आता है, पायरिया है कुछ ऐसा, वेनम पी के भी आप मर सकते हो। बट एकदम श्योर हो कि कुछ भी ऐसा नहीं है तो नहीं मरोगे। दूसरा एक ये है कि अमाउंट पे भी डिपेंड करता है। अगर अमाउंट बहुत हल्का है तो इंसान बहुत गंदा बीमार पड़ेगा लेकिन मरेगा नहीं। आई एम नॉट प्रमोटिंग इट बाय द वे, मैं बता रहा हूं कि लोग कैसे कैसे स्नेक वेनम हल्का फुल्का कंज्यूम कर भी लेते हैं। बट ये ओवर कॉन्फिडेंस का बात है, कभी भी ट्राई मत करिएगा, मौत होनी ऑलमोस्ट सर्टेन है। किताबी बातों पे ना जाएं कि सैलन में जो है ब्लेड नहीं चेंज करना चाहिए क्योंकि एड्स जो है उससे नहीं फैलता। अरे 2 रुपए का ब्लेड है, चेंज करा लो यार, कट लग जाएगा कौन पता, ठीक है। तो इन किताबी बातों पे ना जाए, अपना ध्यान खुद इतना रखना चाहिए। थैंक यू सो मच। अब जो है यहाँ तक हो गया तो काफ़ी हो गया। अब थोड़ा जो पीछे का एरिया है वो भी कर सकते हैं हम लोग। और थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। अगर आपने देखा होगा तो कमेंट करके बताइएगा, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। वीडियो पे व्यूज़ कम हो रहे हैं इसके, तो हमारा पूरा चैनल प्रभावित होता है। अब कोई चीज़ में रोकता क्यों, आपको समझ में आना चाहिए। अगर आप व्यूज़ बहुत कम करोगे, आप नहीं देखोगे, और क्वालिटी अच्छी है आई नो, तो उसमें मुझे कोई डाउट नहीं है, वो कभी आपने बोला भी नहीं है। 5 साल हो गए, नो बडी सेड दैट की क्वालिटी में कोई इशू है, एवरीबडी सेड की क्वालिटी अच्छी है। बट अगर आप मोटिवेटेड नहीं हो तो वहाँ पे प्रॉब्लम है। तो अगर आप नहीं देखोगे तो अब इसके व्यूज़ जो है 200-400 में अटक जाएंगे, तो हमारा नेक्स्ट वीडियो जो जाएगा वो भी दब जाएगा। यूट्यूब मानेगा कि इसको तो देख ही नहीं रहा। फिर इस कंडीशन में हम परेशान होकर रोकते हैं कि नहीं अब ये हमारा चैनल खराब हो जाएगा। तो शुरुआत में नहीं खराब करना, हमने बहुत मेहनत से इतना लाया है यार, 10 लाने में खराब हो गया हालत। मैंने ऑडिट किया पुराने सारे वीडियो, जहां पे वीडियो के व्यू कम हो रहे थे, आपने नहीं देखा था सारा, आई हैड टू मेक इट प्राइवेट और डिलीट, देन समहाउ वी रीच्ड, अदरवाइज हम 8 में ही 4 साल निकाल देते। थैंक यू सो मच, बाय बाय।